बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो आबाद और मैं हूँ आपका होस्ट अजीम राना। और हम हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं हम जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और आपके दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। और हमेशा की तरह मैं और शहर बानो प्रोग्राम के आगाज़ में कोई ना कोई अपनी ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हम जो बात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो भी बड़ी अहम है इस हवाले से, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। लाहौर में तो बिलखसूस बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो हम ज़्यादातर देखते हैं कि घरों में लोग हीटर जलाते हैं और फिर हीटर जला ही रहता है और कुछ लोग सो जाते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती, कई बार कमरों के दरवाजे बंद करके हीटर चले रहने दिए जाते हैं। तो इट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस यार मानो। और हमने इस तरह के बहुत से वाकयात देखे हैं अजीम, कि लोग हीटर ऑन करके पूरी फैमिली सो जाती है और उसके बाद वो कभी नहीं उठ पाती। और बहुत सारे इस तरह के खौफनाक वाकयात भी हमारे सामने आए। इवन लास्ट ईयर मरी वाला वाकया भी इससे हाँ जी बिल्कुल, वो गाड़ियों में लोगों ने हीटर जला लिए थे। गाड़ियों में हीटर जला के वो लोग सो गए थे और जब हीटर की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सांस लेने में दुश्वारी आई। और उसमें ये होता है कि आपको नींद इतनी गहरी आ जाती है, बेसिकली आप बेहोशी के आलम में चले जाते हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी सांस जो है वो ख़त्म हो रही है और ऑक्सीजन बिल्कुल आपको नहीं मिल रही। अच्छा, एक तो ये है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अगर आप क्लोज रूम में बंद कमरों के अंदर हीटर को ज़्यादा देर चला रहने दें। और दूसरा ये भी होता है कि कई बार इस तरह के हादसा भी होते हैं जिससे आग लगने का खदशा भी होता है। तो एक तो जब आप अपने घरों में हीटर चलाएं तो बड़ी एहतियात करें और कोई ना कोई खिड़की वगैरह खुली रहने दिया करें ताकि प्रॉपर एयर वेंटिलेशन हो। साथ साथ मैं एक और पैगाम देना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोयले जलाकर कमरों में रखते हैं। ठीक है, गर्माहट की हद तक ठीक है, लेकिन कोयले की भी एक हद होती है कि जब तक उसके ऊपर वो रेड लाइट आ रही है, रेड लाइट तक आप कोयले को रूम में रखें। जब वो रेड लाइट मध्यम हो जाती है तो कोयलों को रूम से बाहर निकाल दें किसी खुली फजा में, क्योंकि वो खतरनाक है। वो हीटर की तरह बिल्कुल धुआं, और वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड आपके लिए इतना खतरनाक है कि वो विद इन मिनट्स में आपकी जान जा सकती है। तो और हम वैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन इसलिए भी शेयर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतलात हैं कि जी 15 जनवरी से नॉर्दर्न एरियाज में प्रॉपर मरी में बर्फबारी शुरू होने वाली है। अभी तो भी बहुत उस दौरान ठंड लोग है। हीटर्स ऑन करके गाड़ियों में सो जाते हैं या बैठते हैं। मैदानी इलाकों में बिल्कुल ऐसे बर्फ पिघलने के बाद ठंड होती है ना, उस तरह की ठंड महसूस की जा रही है। हमें तो ऐसी महसूस हो रही है, आपका पता नहीं। जो अब बहुत सारे खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जो सर्दियों में रजाई से बाहर ही नहीं निकलते, पाँव ही खुश नसीब है, सोचता है मैं अब यही कहूँगी ना, मैं सोच तो नहीं कह सकती। बड़े खुश नसीब है, उनको देख के ऐसे लगता है जैसे सुबह उठ के आते हैं ना हम लोग मॉर्निंग शो वाले या मॉर्निंग शिफ्ट वाले जो लोग हैं जिन्होंने सुबह को उठ के काम करना है, जब वो उनको देखते हैं हसरत की निगाह से देखते हैं, वाह क्या किस्मत पाई है। नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं शहर बानो से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, और वो इस वजह से कि अगर आप लोग वक्त पे सो जाए ना तो फिर सुबह ये हसरत नहीं रहती है। अगर आप 9:30-10 बजे सो जाए ये अपना ये मेरे ख्याल से ये अपना डिपेंड करता है कि आप की मतलब क्या चाहते हैं आप। मैं ये चाहती हूँ सोए ना, लेकिन आप क्विल्ट पे बैठे रहें। अच्छा, बैठे रहे, सर्दियाँ एंजॉय करें। वैसे हम किसी दिन कोशिश करते हैं, प्रोड्यूसर साहब से बात करते हैं कि इस दिन हम लोग रजाइयाँ लपेट के बैठ के प्रोग्राम कर देते हैं। तो भी एक वाइब दे देते हैं। वर्क फ्रॉम होम करना चाह रहे हैं आप? वर्क फ्रॉम होम। तो ये वर्क फ्रॉम होम का जिक्र क्यों आया आपके माइंड में? ये वर्क फ्रॉम होम का जिक्र इसलिए आया है मेरे दिमाग में कि एक खुशखबरी है वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए। आप किसी और मुल्क में मुंतकिल होना चाहते हैं तो एशिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल जनूबी कोरिया आपको खुशामदीद कहने के लिए तैयार है। ऐसे अफराद जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनके लिए डिजिटल नोमाड की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। जनूबी कोरिया की जानिब से 1 जनवरी 2024 से डिजिटल नोमाड वीज़ा जारी किया जा रहा है और इस वीज़े प्रोग्राम के तहत गैर मुल्कियों को 2 साल तक जनूबी कोरिया में क़याम करने की इजाज़त दी जाएगी। और बड़े खूबसूरत विजुअल्स हमेशा की तरह हम अपनी टीवी स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं। साउथ कोरिया, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जनूबी कोरिया के बारे में लोग अब जानते हैं। साउथ कोरिया, हाँ जी बिल्कुल, साउथ कोरिया बड़ी बेहतरीन वजह क्या है? उसकी वजह BTS, ब्लैक पिंक, BTS, ये उनके ब्रांड्स हैं। कोरियन मूवीज बड़ी फेमस हैं। कोरियन सीजन्स, कोरियन मूवीज के ड्रामास भी लोग उनको कहते हैं। लोग इतना पसंद करते हैं उनको, उनके हीरोज को, खास तौर पे हमारी न्यू जनरेशन है ना, ये तो वो इन सब के पीछे पागल हुई पड़ी। ये तो वो चीज़ है ना कि जो लोग वहाँ जाकर भी इंजॉय कर रहे हैं या अदर देन लिविंग देयर भी आप इंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। वहाँ के कोरियन कुजीन बड़े शानदार हैं, जब भी आप विजिट करें वहाँ के बड़े शानदार खाने वो इंजॉय कर सकते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है साउथ कोरिया में। और वहाँ के जब हम रिलीजन की बिलखसूस बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग तो रिलीजन पे बिलीव नहीं करते वहाँ पे, लेकिन जो एक बड़ी तादाद रिलीजियस जो वहाँ पे उनमें हमारी मसीही बरादरी है और इसके अलावा बुद्धिस्ट वहाँ पे। तो ये वो चंद चीज़ें कि जो आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो लोग जो ख्वाहिशमंद है साउथ कोरिया विजिट करने के लिए वो इन चीज़ों को जाके वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और इस वीज़े के बारे में थोड़ी डिटेल भी बताइए। बहुत खूबसूरत है साउथ कोरिया, बहुत साफ सुथरा है। आप बिल्कुल जाना चाह रहे डिटेल ये है कि पहले मैं ज़रूर जाना चाहूँगी, मैं ज़रूर वर्क फ्रॉम होम जो है वो अगर मिल जाए तो फिर जाना साउथ कोरिया के बाद लेकिन उसकी एक शर्त बड़ी खतरनाक है। क्या? और वो ये कि आपने जो आपकी सालाना इनकम है वो आपने बतानी है $84,400। लेकिन वहाँ पे जो आपको डॉलर्स में पे किया जाता है वो ये इतना कोई हाईएस्ट नहीं है। अच्छा, एनुअली ये बंदा बना लेता हाँ, है? ये बना लेते हैं लोग, नॉर्मली बना लेते हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सवाल ये है अजीम कि ये जो वीज़ा सिर्फ दिया जा रहा है, उन लोगों को दिया जा रहा है जो वहाँ की कंपनी से ऑलरेडी घर बैठ के काम कर रहे हैं अपने अपने अच्छा, मुल्कों में। इस वीज़े की बिल्कुल मैं और थोड़ी 1 डिटेल। साल तक आप काम कर रहे हो तो आपको वीज़ा मिलेगा। हाँ जी, और आप 2 साल तक साउथ कोरिया में क़याम कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर ममालिक जो हैं वो देते हैं विजिट वीज़ा, तो साउथ कोरिया ने इस टर्म को थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने वो तमाम अफराद जो डिजिटली काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम, उन्हें एक डिजिटल नोमैड की टर्म उन्होंने दी। इस्तिलाह का इस्तेमाल करते उन्होंने कहा कि जो डिजिटल नोमैड वीज़ा हासिल करेंगे उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 18 साल से उम्र जो है उनकी शुरू हो, यानी कि 18 साल से नीचे वाले लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और एनुअली $84,400 वो लोग कमाते हो तो वो अपनी, अगर तो मैरिड है बीवी और अगर उनके बच्चे भी जो है तो वो बच्चे भी 18 लेके जा इयर्स सकते हैं। अबव होनी चाहिए। हाँ जी, 18 बिल्कुल। से अबव, ठीक और है। 2 साल तक वो साउथ कोरिया में काम कर सकते हैं। इस दौरान साउथ कोरिया में जॉब नहीं मिलेगी। आप किसी भी रिमोट अगर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो साउथ कोरिया एक्सप्लोर करने के लिए आप वहाँ पर ज़रूर रह सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। बहरहाल जी, ये तो है खबर हमारे उन ख़वातीन और हज़रात के लिए कि जो ट्रैवलर हैं, जो घूमना चाहते हैं, तो साउथ कोरिया इज़ गोना बी अ गुड ऑप्शन फॉर देम। आगे बढ़ते हैं और सोशल मीडिया की बात करें तो इस ज़माने में अब कब कौन मशहूर हो जाए इसका कुछ पता नहीं चलता है। बिल्कुल जी। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। वैसे तो वीडियो वायरल ही वो होती है जो मुतवज्जे करती है। तो अच्छा, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हार जो है वो कितना बड़ा है। सिया लिबास में वाह, वाह, ज़ेबतन कुछ लोग हैं, एक स्क्वाड है जो वहाँ पर शादी हॉल में मौजूद है और पैसों से बना रिवायती हार उठाए स्टेज की जानिब गामजन है। वीडियो में ये भी देखा जा सकता है कि ये हार तो रिवायती है मगर इसकी लंबाई गैर रिवायती और कई फीट पर मुश्तमिल है और हार में 1000 और 5000 के नोटों से डिज़ाइन बना हुआ है जिसे दुल्हा या दुल्हन में से किसने पहना ये तो मालूम नहीं। हाँ, मगर ये पता है कि ये गैर रिवायती लंबाई के सबब सोशल मीडिया पर हजारों सारिफीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मुझे इस वीडियो को देख के वाइब आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ना लंबा सा नान लेके जा रहे हैं। क्या मतलब? मुझे हार कम लग रहा है, ऐसे लग रहा है कोई खाने वाली डिश लेके जा रही है, इसके ऊपर खाना सर्व किया जाएगा। और वैसे मुझे लगा इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है जैसे कोई राइटिंग है। हाँ, ये इन्होंने बड़ा स्पेशल किस्म का हार तैयार करवाया। और अब देखने ऐसे तो लग ये रहा है कि जिस तरीके से, जिस अंदाज से ये लोग हार स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं ना, ये तो शादी की तकरीब तो बड़ी देर बाद शुरू हुई होगी। फिर तो वो दूल्हा दुल्हन और मेहमान तो बेचारे बैठे होंगे कि कब ये हार इंतजार कर रहे होंगे, हार पहना जाए, हार लाया जाए, उसके बाद फिर स्टेज पे पहना जाएगा। स्टेज पे फिर कोई और तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सिर्फ हार ही आ गया पूरे स्टेज पर। अच्छा, ये भी मुझे लगता है एक हिसाब का ना आपका दिमागी तौर पर पता नहीं क्या है, लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये शहरवानों, हर शख्स चाहता है कि उसकी शादी जो है वो यादगार रहे, तो फिर आजकल लेकिन ये सोशल गलत मीडिया है पे ना, फेमस होने का दौर भी है, हर कोई वायरल भी होना चाहता है, नए नए आइडियाज आते हैं। चाहते हैं कि हम ऐसा करें काम कि दुनिया हमें देखे, दुनिया हमें प्रेस करे। आई डोंट नो, ये तो इंसानी मेरे ख्याल से फितरत का ना फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन ये उसकी खासियत कह लें या एक कह लें क्वालिटी है कि वो चाहता है कि वो जो भी काम करे उसको प्रेज किया जाए, लोग उसे देखें, लोग उसे चाहें। चले कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है और ये बहुत अच्छी काविश है कि आप किसी को खुश करें। वैसे ये पैसों वाले हार भी ऑब्सोलीट हो गए हैं, ये बड़ा अच्छा इन्होंने एक आइडिया यूज किया। नहीं है, कुछ एरियाज में अंदरून में अभी भी पहनाए जाते हैं और वो इस तरह से पहनाए जाते हैं कि लोग लेके आते हैं, उसके बाद फिर जब लोगों ने आगे बारात के लिए जाना होता है तो वो उतार कर घर में रख देते हैं। अभी भी कुछ एरियाज में ये रिवायत है, पहनाते हैं। में कोई पैसे पूसे तोड़े इस तरह हार में से? नहीं, मैंने तो बहुत तोड़े। नहीं, मैं सिर्फ ये देखती थी, हाय इतने पैसे लेके क्या करेंगे, इतने पैसे लेके क्या करेंगे, और ये पैसे उतारेंगे कैसे, ये फटेंगे नहीं। मेरे दिमाग में ये सवाल आते थे। खैर, पैसों से याद आया कि आपकी आईडी और आप कहाँ पर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, इसके बारे में लोग सोचते हैं, ख़वातीन को बड़ी परेशानी होती है। तो शनाख्ती कार्ड बनवाने वाली ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि नादरा ने पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन सेंटर पर हर जुम्मे को बतौर यौम ख़वातीन मनाने का ऐलान कर दिया है। यानी जुम्मा जो है वो ख़वातीन डे होगा, वो लेडीज़ का दिन होगा और इस दिन अमला सिर्फ ख़वातीन के अमूर ही अंजाम देगा और उन्हें अमले का हर मुमकिन ताउन हासिल होगा। हर जुमे को ख़वातीन रजिस्ट्रेशन सेंटर जाकर तरजीही बुनियादों पर अपना इंदराज करवा सकेंगी। नादरा ने इस दिन के मौके पर
खवातीन के लिए पैगाम दिया है कि आप हमारा फख्र हैं। वैसे तो बहुत अच्छा इकदाम है। अब आप मुझे पता पूछेंगे मर्दों के लिए कोई दिन नहीं है। नहीं, बाकी दिन मर्दों के लिए भी तो है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी दिनों में तो फिर लोड बहुत ज्यादा होगा, बंदे तो बहुत ज्यादा तादाद में नादरा सेंटर में मौजूद होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग तो इसमें क्या यूँ हो सकता है कि कोई बंदा बुर्का वगैरह पहन के खवातीन डे में जाके, लेकिन आप आईडी कार्ड तो अपना बनवाएंगे ना, तो वो तो मेल का होगा। हाँ वैसे भी तो मेल का आईडी कार्ड तो उस दिन होगा ही नहीं, अमला काम ही नहीं करेगा किसी मेल का भी। खवातीन देखिए, खवातीन का जो ये काम किया गया है, बाकी 5 दिन तो मर्दों के लिए, लेकिन जो 5 दिन में खवातीन भी होंगी यार, बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ फ्राइडे ही। लेकिन जब खवातीन को एक अकेला दिन मिलेगा तो वो उसी दिन आएंगी। वो कोशिश करेंगे कि वो फ्राइडे को जाएं, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो नहीं पसंद करते कि इतने मर्दों के अंदर खवातीन जाकर खड़ी हों। हाँ ये भी है। तो अच्छा इनिशिएटिव है वैसे मेरे ख्याल से कि अगर फ्राइडे जो है वो सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया और उस दिन सिर्फ जो खवातीन है उन्हें केटर किया जाएगा नादरा सेंटर में, तो वो तमाम खवातीन जो शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहती हैं या जिनका कोई भी एडिटिंग वगैरह का इशू है, तो फ्राइडे गोना बी द बेस्ट डे फॉर यू। तो आप लोग फ्राइडे को जाएं और वहाँ पर जाके आपके जितने भी काम है वो हो जाएंगे जी। उस दिन सिर्फ खवातीन को केटर किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं शहर बानो, और मजीद चूंकि हम इंटरेस्टिंग स्टोरीज अपने व्यूवर्स के साथ शेयर कर रहे हैं, तो एक और दिलचस्प खबर यह है कि दुनिया भर में लोग इक़्तिदार हासिल करने के लिए वैसे क्या कुछ नहीं करते हैं, मगर डेनमार्क की मलका मार्गरेट दोम हैं जिन्होंने 14 जनवरी को इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है और वो अपने बेटे शहजादा फ्रेडरिक को ये इक़्तिदार सौंपेंगी। मलका ने नए साल की तकरीब से खिताब के दौरान ये ऐलान किया उन्होंने। और ये अच्छी बात है कि इनकी ज़िंदगी में भी ये सौंप सकती हैं, ये इनके मतलब इनकी जो रॉयल रूल्स हैं उनमें ये होगा। वरना तो ये होता है कि मरने के बाद ही आपको मिलता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने बुढ़ापे में जाकर तख्त संभालते हैं। अच्छा, इनकी बेसिकली ना तबीयत थोड़ी खराब है जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया है और उन्होंने बोला कि दिस इज द राइट टाइम। बेटा है, आई थिंक उनके बेटे ही हैं फ्रेडरिक। जी, फ्रेडरिक इनके बेटे हैं बिल्कुल, और उनकी जो वाइफ हैं वो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है। और मार्गरेट दोम ने 1972 में अपने वालिद किंग फ्रेडरिक की मौत के बाद तख्त संभाला था। 83 साल इनकी उम्र है जी, और डेनमार्क पर 52 साल इन्होंने हुकूमत की है। 52 साल जी बिल्कुल। मार्गरेट बरतानवी मलका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल के बाद यूरोप में वाहिद मलका हैं जिन्होंने इतने तवील अरसे तक हुकूमत की है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अरसा है और बड़ी बात है कि आप इतने लंबे अरसे के लिए हुकूमत कर रहे हैं। और अब क्योंकि ये वाला दौर भी नहीं रहा मलका और शहजादों वाला, अब तो थोड़ा हुकूमती मामलात आ चुके हैं, तो हुकूमत कब किसकी गिरा दी जाए इसका तो पता ही नहीं चलता, और हर वक्त इंतखाबात की बातें चल रही होती हैं। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इक़्तिदार जो है वो जितना जल्दी नौजवान नस्ल को सौंपा जाए उतना ही बेहतर होता है। ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ता है एक राइट एज का कि जो नौजवान नस्ल है वो एक राइट एज तक आ जाए, उनकी जो सियासी बसीरत है वो इतनी डेवलप हो जाए कि वो रन कर सके किसी भी स्टेट अफेयर को। और जब आप अपनी सेहत के बारे में ज़ाहिर है फिक्रमंद हों तो फिर इस हवाले से नई जनरेशन को ही इक़्तिदार मिलना चाहिए। और ये जो क्वीन है इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि अब फ्रेडरिक को इक़्तिदार सौंपा जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला ये, और बड़ी बात है कि यहाँ आप अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को ये दे रहे हैं, क्योंकि हमने तो बादशाहत में देखा है कि बादशाहत ज़िंदगी में कोई नहीं छोड़ता, या बादशाहत लेवाना पड़ता है या मरवाना पड़ता है, या मरना पड़ता है, मरने के बाद ही आपको बादशाहत मिलती है। कॉन्स्पिरेसीज होती है बड़ी-बड़ी, और 52 साल हुकूमत करना ये भी एक रिकॉर्ड है। आप क्या मतलब बहुत बड़ी बात है। खैर, इट्स गुड कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को अब सोच लिया है कि उसी को मैं अब तख्त दूंगी अपना। जी बिल्कुल। तो जी अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए गालिबन हम इंतखाबात का जिक्र करते हैं। और आम इंतखाबात के हवाले से अहम खबर यह है कि जी इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद किए जाने की जो तफसीलात हैं वो जारी की हैं। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 7473 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनमें से 1024 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए हैं, जबकि 6449 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं, जिनमें से 94,000 मर्द हैं, 355 खवातीन के कागजात जो है वो दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए 7020 मर्द और 445 खवातीन ने कागजात जमा कराए, जिनमें से 934 मर्द और 90 खवातीन के कागजात मुस्तरद किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 18,478 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए, जिनमें 17,670 मर्द और 808 खवातीन शामिल। बिल्कुल, आरओज ने चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 2,216 कागजात मुस्तरद किए।
जिनकी अगर बात की जाए, जिनमें से 2081 मर्द हैं और 135 खवातीन के कागजात मुस्तरद हो गए हैं, जबकि चारों सूबाई असम्बलियों के लिए 16,262 कागजात मंजूर हुए हैं, जिनमें 15,590 मर्द हैं और 671 खवातीन के कागजात मंजूर किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी और सूबाई मजमूई तौर पर 22,711 कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं, जिनमें 21,684 मर्द और 1,027 खवातीन उम्मीदवार शामिल हैं। तो ये है जी कागजात नामजदगी से मुतल्लिक डिटेल जो हमने आपको बताई हैं अभी। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं इंतखाबात से मुतल्लिक। ही इंतखाबात तो करीब हैं और मुल्क के तूल अर्ज़ में सियासी गहमा गहमी भी इसी हवाले से बढ़ती जा रही है। सियासी जमातों की जानिब से जहाँ मजे हुए उम्मीदवार मैदान में उतारे जा रहे हैं, वही नए चेहरों को भी मुतारिफ कराया जा रहा है। और इन नए चेहरों में एक नाम जो सबसे ज़्यादा इस वक्त अहमियत का हामिल है वो 25 साला डॉक्टर सवेरा प्रकाश का है, और जिन्होंने केपी की नशिस्त 25 पीके बुनेर से जनरल सीट पर इंतखाब लड़ने का फैसला किया है और वो पीपल्स पार्टी के टिकट से हिस्सा ले रही हैं। वो जनरल सीट के अलावा सूबाई और कौम की अक़लियती नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी जमा करा चुकी हैं। डॉक्टर सवेरा प्रकाश को ये एजाज़ हासिल है कि वो मुल्क की तारीख में पहले हिंदू खातून उम्मीदवार हैं जो जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रही हैं, और उनके इस फैसले में ना पाकिस्तान बल्कि भारत में भी खूब चर्चे हो रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त डॉक्टर सवेरा प्रकाश हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो सियासत में कैसे आई और उनके पास अपने इलाके और ख़ास तौर पर अक़लियती बिरादरी के लिए तरक्की के लिए क्या एजेंडा है। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। बताइए, इतनी छोटी सी उम्र में एक तो आप डॉक्टर बन गई हैं, दूसरा आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, कैसे लेकर चलेंगे इसको? यार मेरे ख्याल से मतलब न्यू जो ब्लड है ना उसकी ज़रूरत है। एज इन के अब देखें ना, अब जो हमारे सीनियर्स है, जो मैच्योर, जो जिनके पास ज़्यादा नॉलेज है, विजडम है, तो अब मतलब हम आगे जाएंगे तो हम उनसे सीखेंगे। हमारे पास अभी टाइम होगा कि हम सीख लें उनसे। तो मतलब जितने यंग एज में जाएंगे हम, उतने ज़्यादा टाइम हमारे पास होगा सीखने के लिए, उतना बेटर हम सीख सकेंगे, बेटर मतलब ये सारा कुछ फिर कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने की वजह से आपको लगा कि कभी आपको कोई इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा? नहीं, स्पेशली कि बुनेर में जो मतलब आप जो कह रहे हैं ना, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा ये जो नाम वो चल रहा है मीडिया कवरेज, तो स्पेशली मतलब इंडिया में भी वो सारा कुछ हुआ सिर्फ एक पोस्ट से और एक आर्टिकल से। उस चीज़ को बुनेर के लोगों ने इतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट किया मुझे कि लाइक मतलब एज अपने कम्युनिटी का पार्ट, एज अ पुख्तना, क्योंकि वहाँ पे पुख्तून लोग हैं ना, तो एज अ पुख्तना समझ के मतलब मुझे सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट के लाइक इंडिया तक चला गया, फिर नेशनल लेवल पे भी मतलब वो सारा कुछ हो गया ना। तो डॉक्टर साहब, एक पख्तून कल्चर से खातून का सामने आना और इस तरह से सियासत में आना भी एक गैर रिवायती है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी वो ज़माना नहीं रहा अब, मतलब कि चाहे ना चाहे फेमिनिस्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि जो हालात चल रहे इकॉनमी के, पॉलिटिक्स के, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, तो उसमें अब ये हमारा जो वुमेन का चंक है ना, 50% पॉपुलेशन वुमेन की है, और वो मतलब अपना रोल नहीं प्ले कर रही, तो उसके बगैर स्टेबिलिटी नहीं हम देख सकते। अच्छा डॉक्टर साहिबा, इसे क्या आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि ख़वातीन के रोल के बगैर हम नहीं देख सकते कि स्टेबिलिटी आए। अभी आपकी फैमिली की जानिब से जब आपने ये डिसीजन लिया कि मैं अब इलेक्शंस लड़ूंगी और मैं खड़ी होंगी, तो किस तरह का सपोर्ट मिला? उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो पाकिस्तान में सियासत की सूरत हाल है वो तो सबके सामने है? नहीं, बेसिकली मतलब वो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दी, क्योंकि मतलब MBBS में भी मतलब मैं अपने फादर से इंस्पायर हो के मैंने किया था ह्यूमैनिटेरियन वो वजह से ना, तो मतलब हमेशा से मेरे पेरेंट्स मतलब हर चीज़ को सपोर्ट करते रहे। मैंने MBBS किया, पापा से इंस्पायर हो के MBBS का जब बोला उन्होंने सपोर्ट किया। फिर जब मैंने हाउस जॉब में वो कुछ मसले देखे जिनकी वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ, तो जब मैंने वो बातें डिस्कस की, पापा ने सपोर्ट किया। फिर CSP ऑफिसर भी बनना चाहती हैं आप? जी, ये भी हमने पता चला कि आपने बनना है, तो अब आप पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं या CSP ऑफिसर? नहीं, बात ये थी ना, जैसे ही मतलब कि हाउस जॉब मेरी ख़त्म हुई जुलाई में, तो अगस्त में मैम रुबीना खालिद PPP वुमेन विंग की प्रेसिडेंट है KPK की ना,
तो वो बुनेर आई थी, तो उनके साथ मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे फादर को काफ़ी अच्छा कमेंट दिया कि इसमें पोटेंशियल है कि पॉलिटिक्स परस्यू कर सके। तो मतलब ये भी फिर मेरा फिक्स हो गया कि इस साइड पे मतलब मैं तो अपनी एफर्ट करूँगी कि जाऊँ, साथ में मतलब कि वो अथॉरिटी पावर के लिए कि मतलब कुछ चेंज कर सकूँ, उसके लिए मुझे था कि ब्यूरोक्रेसी और मतलब ये गवर्नमेंट, तो पॉलिटिक्स और साथ में CSS, तो पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया। मैम ने मुझे जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग बुनेर का भी बनाया, तो और साथ में फिर मतलब मैंने एकेडमी भी ज्वाइन कर ली। अच्छा, सब कुछ साथ साथ चल रहा था। डॉक्टर सवेरा, वैसे आपने करियर के लिए तो काफ़ी ऑप्शंस रखी हैं अपने सामने, तो क्या किसी सियासी जमात वाली भी कोई ऑप्शन थी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये वो तो सिर्फ यही ऑप्शन था आपके पास? हाँ, क्योंकि मतलब मेरे फादर रिलेटेड है ना 37 ईयर्स से उस पार्टी में, ऊपर से उनकी आइडियोलॉजी जो है वो भी मतलब एज एन की मेरी आइडियोलॉजी है, मतलब गरीबों की हेल्प करना, फिर ये जेंडर इक्वालिटी, मतलब उनका सबसे बड़ा एजेंडा ये है, तो ये मतलब मेरी आइडियोलॉजी में भी इनकॉर्पोरेट हुआ था, तो इसलिए फिर मतलब चॉइस। आपको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें उनमें से वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इन चीज़ों का ख्याल रख रही है कि जेंडर इक्वालिटी हो, गरीबों का ख्याल रखा जाए? काफ़ी ज़्यादा वुमेन सेंट्रिक है ना हमारे, मतलब कि एम्बेसडर जो थी हिना रबानी, शेरी रहमान, बेनज़ीर भुट्टो, मतलब प्राइम एग्जांपल के वो मतलब फर्स्ट और दी ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही है, तो इंस्पिरेशनल बात है। कोई सियासतदान कौन पसंद है? बिलावल जी, बिलावल भुट्टो, क्योंकि मतलब उनमें भी वो करेज है ना, मतलब कि इस एज में मतलब वो परसू कर रहे हैं। नवाज भी तो ऑप्शन है, वो भी है 100%। बट वो बड़ा फर्क है यंग में, मतलब मरियम नवाज और बिलावल में बड़ा फर्क। लेकिन है तो वो नौजवान की आदत ही ना, मतलब इससे पहले they've never been in office। हाँ, पर मतलब मेरे ज़्यादा एज के करीब फिर भी बिलावल साहब बनते हैं ना, तो और ऊपर से पार्टी के भी है और ऊपर से मुझे टिकट भी दिया है, मतलब ये सारा क्रेडिट जाता है उनको फिर ना। तो डॉक्टर साहिबा, हम ये भी चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि जिस हलके से आप आ रही हैं उस हलके की डेमोग्राफिकल सिचुएशन क्या है और फिर किन मसाइल का सामना है वहाँ लोगों को, और आप क्या करने जा रही हैं? वहाँ पे मसले एज सच के मतलब पॉवर्टी वो तो पूरी कंट्री में ये मसला है, पर साथ में कंजर्वेटिव माहौल है ना, KPK, फिर भी मतलब KPK का नाम सुनते हुए कंजर्वेटिव माहौल आता है। फिर वो बैकवर्ड एरियाज़ जैसे कि बुनेर हो गया है, तो वहाँ पे वो लाइक नहीं अलाउड वुमेन को कि कवर किए बगैर मतलब सारा कुछ, और वहाँ पे स्कूल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और कॉलेज भी एक ही वुमेन कॉलेज है, तो वो लाइक हमें भी जब स्कूल जाना होता था तो 1 घंटा 2 घंटे का सफ़र करना पड़ता था कोच में या बस में, तो काफ़ी ज़्यादा दूर भी होता है, इसलिए फिर वो पेरेंट्स थोड़े हेसिटेट करते हैं कि मतलब कैसे भेजे बच्चियों को, नहीं भेजते। तो थोड़ी एजुकेशन सेक्टर पे मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फोकस हो गया, क्योंकि वैसे बेसिकली मतलब मुझे जो हर इशू का सलूशन भी लग रहा है वो एजुकेशन लग रहा है, कि ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकॉनमी, ये पॉवर्टी एलिविएशन, ये सारा कुछ इसी से होगा। साथ में फिर एक और चीज़ है बेसिक प्रोग्राम, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बिल्कुल। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पे लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस प्रोग्राम पे, और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों के वहाँ पे डॉक्टर साहब, आपने चूँकि पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया है, तो KP में आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी तगड़ी पोजीशन में है, हुकूमत बना पाएंगे और आप लोग कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे? ज़्यादा प्रेवलेंस नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के KPK में, वो तो पता है, पर आइडियोलॉजीज़ को मतलब वो नहीं कर सकते ना, अब कमिटेड हुए एक आइडियोलॉजी पे, तो इसीलिए मतलब मैंने जनरल सीट से भी खड़ी हुई हूँ कि मुझे लग रहा था कि चांसेस ज़्यादा हो गए कि, और फिर भी मैम नसीम वली की लेगेसी भी है अवामी नेशनल पार्टी की, मतलब उनकी भी ये लेगेसी, वो इलेक्शन लड़ती रही एज अ फीमेल, मतलब उनका भी मतलब वो इंस्पिरेशनल रोल था। डॉक्टर साहब, आप जो कि पाकिस्तान से बड़ा प्यार करती हैं और बड़ी मुहिब्बत वतन है, तो भारत में अक़लियतों के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी हम सब के सामने है, उस पर क्या मौक़िफ़ है आपका? मज़े की बात ये कि इंटरव्यूज़ मैंने इंडिया में भी दिए ना, वो भी सेम मेरे पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे हैं, और मेरा सेम ही आंसर है कि हम एक इवेंट को लेके पूरा जज नहीं कर सकते पूरी सोसाइटी को, जैसे मतलब कि KPK को भी जज करते रहे कि मतलब बहुत कंजर्वेटिव तो ऐसे वैसे, पर मतलब अब मेरी एग्जांपल ले कि एक फीमेल माइनॉरिटी को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं,
तो एक इवेंट से हमें जज नहीं करना चाहिए। वो बीच में शरारती लोग होते हैं जो थोड़े से मतलब इस तरह के कुछ कर लेते हैं, पर जज नहीं करना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहिबा, ये मेरा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है इस हवाले से कि यू आर सो यंग, और नज़रियाती तौर पे कह लें या अपनी आदतन कह लें, बाय नेचर कह लें, सीम्स लाइक सो फ्रेजाइल, और दूसरी जानिब ये कहा जाता है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता और वहाँ पे बड़ा हार्ड और टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो क्या लग रहा है आप? नहीं मतलब वो शाइनेस और ये सारे मेरे नेचर में थी। ये तो मतलब किसी से भी, मेरे फ्रेंड्स वगैरह से पूछ लेना, जानने वालों से, वो ये कहते हैं खत्म हो जाएगा वक्त के साथ। नहीं, पर ये जो मतलब मैं सोचती हूँ मतलब जो मसले हॉस्पिटल में मैंने देखे थे ना, वो बहुत बड़े मसले थे। तो मतलब उसके लिए लाइक किसी को तो फोकस लाना चाहिए उन चीज़ पे। ऐसे तो और स्पेशली अभी जब मुझे बुनेर की बेटी भी बुनेर के लोगों ने कहा है, वाह वाह वाह, तो वो तो अब मुझे मतलब फुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रही है कि जैसे मतलब बेटी घर का सारा कुछ संभालती है, अब के बुनेर मेरा घर है, अब मैंने मतलब संभालना है, उसको रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए काम करने तो है। बुनेर या पूरा पाकिस्तान आपका घर है और आपने पूरे पाकिस्तान के लिए काम? वो तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ना। बुनेर, फिर प्रोविंस, फिर पाकिस्तान। मतलब जो खवातीन घर में बैठी हुई इस वक्त आपको देख रही हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगे? कि मतलब जो छोटी बच्चियाँ हैं उनके लिए तो ये मैसेज है कि ज़रूर अपनी एजुकेशन पूरी करें, अपने पेरेंट्स को मतलब ज़रूर मतलब मनाएं इस बात पे, इतना ट्रस्ट डेवलप करें कि वो दूर दूर सिटीज़ में भी भेजे। और पेरेंट्स के लिए ये है कि प्लीज़ अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें और उनके लिए मतलब आप लोग ट्राई करें कि उनके बेटर फ्यूचर बेटर हो, एजुकेशन उनकी अच्छी हो। तो वो फैमिली जो होता है ना, सोसाइटी का बेसिक यूनिट होता है। तो जो एजुकेटेड बच्चियाँ होंगी तो वो अच्छी फैमिली बना सकेंगी, अच्छे से घर का मतलब सारा कुछ संभाल सकेंगी। बड़ी खूबसूरत बात आपने की, और हम ये भी चाहते हैं कि जाते जाते आप ये भी बता दें, अगर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है तो आप कौन सी मिनिस्ट्री की ख्वाहिशमंद है? आपको क्या लगता है कौन सी मिनिस्ट्री आपको दी जानी चाहिए? वो तो मतलब मुझे इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मेरी तरफ से एफर्ट है। तो मैं वही जो इसको कंपटीशन भी कोई ख्वाहिश है कि अब मैं फलां मिनिस्टर बनूं और मैं बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाऊं? वो तो फिर खैर थोड़ी सी पीपीपी की लेगेसी भी है ना, फॉरेन मिनिस्टर। तो मतलब अगर मतलब जैसे अभी वो रिस्पांस मिल रहा है इंडिया से, तो अब मतलब इस इंडियन इंटरव्यू ने भी मुझे ये कहा है कि आप तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ब्रिज बने। तो हर स्टेप पे अब मेरे मतलब वो थोड़ी गोल्स थोड़े ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। अब मतलब मेरा थोड़ा सा ये भी दिल कर रहा है कि एज अ पुश्तून में अफगानिस्तान के साथ भी मतलब थोड़ी रिलेशन ठीक करो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमारी तरफ से तो आपको बहुत बेस्ट विशेस हैं, लेकिन एक बात है कि अगर जब आप जीत जाएंगी फिर भी आपने हमारे प्रोग्राम में आना है। ये ना हो कि हमारी कॉल ना उठाए और आप हमारी बात ही ना सुने कि भाई मैं तो बन चुकी हूँ, मुझे वजीर बन चुकी हूँ, मैं इतने मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सुनो पाकिस्तान में। नहीं, हम अभी हम आपसे वादा लेना चाहते हैं कि जीत आपने जाना है, क्योंकि हम दुआ करेंगे आप फॉरेन मिनिस्टर बने। और जब आप वैसे आप इतनी क्यूट है, लोगों ने वैसे ही आपको वोट दे देने हैं कि ये बस क्यूटनेस पे वोट। नहीं, हमारे बुनेर के लोग बहुत हम्बल होते हैं ना, तो वो इंशाल्लाह वो हम्बलनेस है, इंशाल्लाह तो कंफर्म आऊंगी। चले जी, आप दुआ करते हैं कि आप कामयाब हों और आप नई जनरेशन जितना भी है वो आगे आए और काम करे। ज़रूरत है और बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि न्यू जनरेशन जो है वो ये जज्बा रखती है कि वो अपने इलाके को या अपने मुल्क को बेहतर बनाना चाहती है। तो व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा, अभी और भी बड़ी जबरदस्त कहानियां आपको सुनानी है हमने, एक ब्रेक के बाद सुनाएंगे। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे एक इंतहाई खतरनाक नफ्सियाती बीमारी की जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेशन कहा जाता है। ये बीमारी इलाज के बगैर कतई ताल्लुकी, पढ़ाई में नाकामी और जिंदगी में शदीद नाकामियों का बायस बनती है। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको समझ नहीं आती कि आपके मामलात कहाँ जा रहे हैं, ज़िंदगी में आप क्या करना चाहते हैं, बेचैनी सी महसूस होती है आपको। कई बार तो ऐसा होता है कि इसकी वजह से लोग खुदकुशी कर लेते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर मौजूद हैं, डॉक्टर अफ़ाफ मंजूर। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अजीम हैविंग मी हियर एंड थैंक यू शहरबानो। डॉक्टर साहिबा, होता क्या है जी बाइपोलर डिसऑर्डर? वैसे अभी बहुत अच्छा शहरबानो ने भी एक्सप्लेन कर दिया, इट्स अ सीरियस टॉपिक, लेकिन हमें थोड़ी सी चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग भी आज डेवलप करनी है। मेरी कोशिश होगी कि मैं सादा और आसान लफ्ज़ों में बात करूं ताकि लोग इसको समझ सकें। बेसिकली एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर या इलनेस आप कह सकते हैं। जैसे हमारी बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां होती हैं, इसी तरह से हमारी जहनी बीमारियों में से एक बहुत सीरियस इलनेस है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि मैनिया है, इसमें यानी मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। दो चीज़ें बहुत इसमें विजिबल हैं।
जब हम इसको डायग्नोज करते हैं तो डायग्नोज करते हुए हम 3 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि आम तौर पे पेशेंट भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, और अक्सर जो डॉक्टर्स हैं क्योंकि पेशेंट एक्सप्लेन नहीं कर पाता, हाँ जी, तो डॉक्टर्स जो है ना असल मसले तक पहुंच नहीं पाते। तो आम तौर पे हम इसको डिप्रेशन और स्ट्रेस, एंग्जाइटी के साथ जो है वो रिलेट कर देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा पेशेंट बेहतर तरीके से अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन कर सके और डॉक्टर अच्छे तरीके से केस हिस्ट्री ले सके तो वो इसको टाइमली डायग्नोज कर सकता है। तो इसमें बेसिकली 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक मैनिक है जिसमें कि बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है पेशेंट की, जिसमें उसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ सो गुड, बहुत सब कुछ अच्छा है, बहुत आइडियलिस्टिक है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और वो करता भी है। यानी एक टाइम में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है। सो दिस इज़ वन हाइड। ये तो अच्छी बात होगी। अच्छी बात है, लेकिन उसमें नुकसान ये होता है कि वो कुछ और सीरियस सिम्टम्स में भी गुजर रहा होता है। फॉर एग्जांपल उसकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी होती है, उसकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसको हम इंसोमेनिया में भी चला जाता है, यानी उसको नींद, शायद उसका स्विच का बटन जो है ना नींद का, वो ऑफ हो जाता है। अब आप देखेंगे इंसान जब ऐसी कंडीशन में होगा, यस, उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, इरिटेबिलिटी आ जाती है, यानी वो कर तो रहा होता है बहुत सारी चीज़ें, अच्छा, और फिर एकदम से स्विच चेंज होता है और डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये जो मेनिया का टाइम पीरियड है ये शॉर्ट होता है, लेकिन जो उसका डिप्रेशन का टाइम पीरियड होता है ये अक्सर काफ़ी प्रोलॉन्ग करता है, यानी बात उसका 2-2 महीने भी वो डिप्रेशन के फेस में रहता है। अभी बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। डिप्रेशन में क्या है कि उसको बिल्कुल लगता है कि सब कुछ जो है वो मीनिंगलेस है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई काम मैं नहीं कर सकता हूँ, सोना जागना, बिल्कुल उसकी हाइजीन जो है वो, तो ये इतना सीरियसली इफेक्ट करता है कि उसकी जो लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो एक तरफ जब वो बहुत ज़्यादा हाइप में होता है तो समटाइम्स, जैसे एक पेशेंट था, उसकी फैमिली आती थी तो वो कहती थी कि जब ये अपने हैप्पी मूड्स में होता है तो इसकी जब सैलरी आती है तो वो सैलरी हमारे घर में नहीं आती है, वो ये सारी बांट के उसी दिन और ये घर आ जाता है, यानी वो अपने आप को किंग समझता है कि मैं मतलब मेरे पास जो कुछ है मैं तो लुटा दूंगा, मेरे पास अगले दिन बहुत कुछ आ जाएगा। तो मतलब इतना हद तक सीरियस होता है। वजह क्या है, ये होता किस वजह से? अजीम, अनफॉर्चुनेटली इसकी जो वजह है वो जेनेटिक है। आई मीन इट ट्रांसफर्स। अगर आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके अंदर जो है औलाद में भी आएंगे। यस, और इसका जो ऑनसेट है वो आमतौर पे हमें लेट टीन एज से स्टार्ट होता मिलता है, यानी 15-16 साल की उम्र से लेके 25 साल की उम्र तक जो है इसके जो सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपका इन्वायरमेंट जो है वो हेल्दी ना हो तो आप ट्रिगर करते हैं इसमें, और जल्दी जो है वो सिम्टम्स आ जाते हैं। अलबत्ता 30 साल की उम्र तक जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इज इट क्योरेबल? इसका इलाज किस हद तक मुमकिन है? अच्छा, इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं। जो तो लेवल 2 और 3 है वो आमतौर पे बहुत जल्दी उसके अंदर रिकवरी के चांसेस होते हैं। अच्छा, क्योर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाना, ये चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन इसकी मैनेजमेंट जो है वो आ जाती है। और बहुत सारे पेशेंट्स अगर टाइमली मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें हैं, इसकी मेडिसिन भी है और साथ में इसकी थेरेपी भी है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहें तो पेशेंट्स बहुत हद तक एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो ऐसे पेशेंट को करनी चाहिए जब उसको पता चल गया है कि वो इस बीमारी में मुब्तला है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो करे? अच्छा, देखिए, इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। जैसे मैंने कहा, एक मेडिसिन है और दूसरी थेरेपी है। मेडिसिन और थेरेपी रेगुलर, यानी आपको जब ये पता चल गया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है और आपने अगर उसको इग्नोर किया और टाइमली अपनी मेडिसिन नहीं ली या आपने टाइमली अपनी थेरेपीज़, अच्छा थेरेपीज़ का ये होता है कि हम आमतौर पे घर वालों का ख़ास तौर पे, क्योंकि पेशेंट को तो नहीं पता होता कि वो किस सिम्टम्स में से और किस कंडीशन में से गुजर आता है, वो तो जब एक ख़ास मोड में होता है तो उसको नहीं पता, उसके लिए दुनिया वही है। अगर वो हैप्पी है तो उसकी दुनिया हैप्पी है, अगर वो सैड है, डिप्रेशन में है, तो उसके लिए सारी दुनिया जो है ना वो मीनिंगलेस है। अब इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है घर वालों का, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली है, पेरेंट्स हैं, स्पाउस है, उसको ये चाहिए कि वो उसका इन चीज़ों का ख्याल रखे कि उसकी जो थेरेपी है वो मत रुके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम मेडिसिन के साथ, मतलब जो सेशंस लिए जाते हैं, जी बिल्कुल, जो सेशंस लिए जाते हैं वो बड़े ज़रूरी होते हैं इसमें, साथ साथ क्योंकि उनकी जो ज़हनी हालत है उसको कंट्रोल करने के लिए, उनकी सोचों को, उनकी परसेप्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, लेकिन ये हम सिर्फ इसमें मैंने बताया दोनों साथ साथ चलते हैं, मेडिसिन प्लस थेरेपी, किसी एक चीज़ पे रिलाय नहीं और भी ये मिसकंसेप्शन कह लें या एक सोच पाई जाती है हमारे माशरे में, वो ये कि सबसे पहले तो किसी भी नफ्सियाती इशू को पागलपन के साथ जब जोड़ा जाता है तो खुद पेशेंट इटसेल्फ
बहुत वो एक ट्रॉमा में चला जाता है, मजीद डिप्रेस हो जाता है कि मैं पागल हो गया। और फिर दूसरा ये कि जब उसे कहा जाए कि आपने मेडिसिन खानी है, फिर मेडिसिन के बारे में भी खदशात हैं कि जी ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं, ये बड़े और नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। ये हमारा आम रवैया जो मेंटल इलनेसेस हैं उसके साथ हम फौरी तौर पे एक लफ्ज़ रिलेट कर देते हैं। अच्छा, और ये जो पागल का लफ्ज़ कहना है, ये अच्छा खासा नॉर्मल इंसान को भी कोई पागल कह देना तो गुस्सा आ जाता है, और आपने किसी को गुस्सा दिलाना हो तो उसके लिए मेरे ख्याल एक लफ्ज़ बड़ा काफ़ी है कि तुम पागल हो। अच्छा, वैसे अगर हम खुद खुशी से जितना मर्जी कहते रहे मैं तो पागल हूँ वो ठीक है, लेकिन हमने जितनी भी मेंटल इलनेसेस हैं उसके साथ ही लफ्ज़ जोड़ दिया है, जो कि बहुत गलत है। पागलपन होना कोई और चीज़ है। इसमें देखें कि उसका IQ लेवल नॉर्मल है, उसकी वो पढ़ाई लिखाई भी ठीक कर रहा होगा। चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं जब एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं, उसकी पढ़ाई भी रुक सकती है, उसकी जॉब भी रुक सकती है, उसके रिलेशनशिप्स भी जो हैं वो कहीं स्टेक पे जा सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हम इसको पागलपन के साथ रिलेट कर दें और हम ये सोचना शुरू कर दें कि इसकी जो लाइफ है वो स्टक हो गई है। इस तरह तो आप ये देखिए कि इस वक्त दुनिया में अराउंड, हमारे पाकिस्तान में तो जो कि बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स किसी भी चीज़ के अवेलेबल नहीं है, लेकिन दुनिया भर में कोई 30 मिलियन के अराउंड लोग जो हैं वो इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं और दे आर मैनेजिंग वेल। जहाँ पे सहूलियात हैं, जहाँ पे अवेयरनेस है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ पेशेंट के लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए भी, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास जो आते हैं क्लिनिक पे पेशेंट्स, उनमें बहुत सारा प्रॉब्लम ये होता है कि उनकी फैमिली उन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही होती। वो समझते हैं कि अभी कल तो ये ठीक था, आज तो क्या हो गया, आज तो क्या हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया अभी। अच्छा, इसमें ऐसे भी होता है कि मूड स्विंग्स अचानक से, मूड स्विंग्स है ना, मतलब एक हफ्ते में कुछ है, नेक्स्ट में कुछ है, और फिर जब पेशेंट जो है वो ये क्लेम करना शुरू करता है कि मेरे लिए लाइफ जो है वो मीनिंगलेस है, किसी चीज़ की होप नहीं है। देखिए, ये वो बातें हैं जिनको इग्नोर नहीं करना आप। बिल्कुल ऐसे। फैमिली से कितना मुतासिर होती है आपकी स्पाउस, आपके बच्चे? होती है, मुतासिर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि एक पेशेंट की फैमिली आती है, वो कहती है कि जब ये इस तरह से मतलब इस मोड में होता है तो उस दिन ये अपनी सैलरी सारी बांट के घर आ जाता है। अब सैलरी बांट के आने का मतलब ये कि उसका अगला पूरा महीना उस फैमिली का तो गया। उसने तो अपने आप को, उसने वो किंग समझ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि जो मेरी फैमिली है, जो बच्चे हैं, लाशौरी तौर पर वो अपने आप को कुछ समझ रहे होते हैं, कुछ कंसीडर किया होता है। they consider themselves very high. They think they are very generous. They can deal with the situations. एक वक्त में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली बहुत सारी हमारी फेमस, हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ हैं। और बहुत सारी अचीवमेंट्स भी लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ करते हैं, क्योंकि जब वो मैनिया की सिचुएशन में होते हैं तो वो एक वक्त में कई काम कर जाते हैं, लेकिन उनकी अगर मैनेजमेंट नहीं ठीक हो रही होती तो वो सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ उनकी जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब होती है। ऐसा ही है। लेकिन हमें इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। जब हमें पता चल जाए ना कि हमारे घर में कोई ऐसा पेशेंट है, तो उसको आपने बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी है उसकी। आई नो दिस इज़ वेरी हार्ड, दिस इज़ वेरी टफ टू लिविंग विद अ पर्सन, खास तौर पे क्योंकि ये डायग्नोज इस स्टेज पे होता है कि प्यार मोहब्बत भी हो चुका होता है, शादी भी हो चुकी होती है। ठीक है, एक और है कि वक्त चूंकि कम है, मैं चाहता हूँ कि आप ये भी एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूवर्स को कि एक तो नॉर्मल रूटीन में भी इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं, तो हम लोग उसके साथ कैसे इसको डिफरेंशिएट कर पाए ना। कई दफा आप बैठे होते हैं, आप भी सैड होते हैं, फिर वेरी नेक्स्ट जैसे नॉर्मल लाइफ में मतलब एक मिनट में बहुत प्यार कर रहा है और एक थोड़े ही अरसे के मतलब वक्त के बाद फौरन से गुस्सा आ गया उसको किसी छोटी सी बात। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। जैसे मैंने शुरू में ये बात कही थी कि इसके लिए जो है 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक सिम्टम्स, दूसरा ये है कि उसकी ड्यूरेशन क्या है, और तीसरा ये कि उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब ये जो आपने बात की कि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, दिस इज जर्नल। अगर तो वो मूड स्विंग आपका जैसे मेनिया की सिचुएशन है, ये कम से कम 7 से 8 दिन रहती है, यानी उसके लिए हैप्पी मूड जो है, यानी आप इतने हैप्पी हैं कि आपको कोई दुख की बात आपके इर्द गिर्द हो रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जैसे आप हैं, आपको खुशी गमी का एहसास होता है। ठीक है, अच्छा, वो जब इस स्टेट ऑफ माइंड में है तो उसको कोई दुनिया में पहाड़ टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसने एवरीथिंग इज गुड, ही इज हैप्पी। सो ये सिचुएशन 7 दिन चलती है। इसी तरह से अगर वो डिप्रेशन की मोड में है, वो आमतौर पे 1 महीने से 2 महीने का वो इनका मोड होता है। उसमें इनके सामने कोई भी खुशी की बात आ जाए, कुछ भी अच्छे से अच्छा हो जाए, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। तो ये कैलकुलेट करना कि जो ड्यूरेशन है ये क्या है, दिस लीड्स टू द डायग्नोसिस ऑफ बाइपोलर एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मूड स्विंग्स एंड दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने में वक्त दिया। डॉक्टर आफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद थी और उनका ये कहना है कि आप अपने जो भी अगर घर में आपका कोई पेशेंट है, जो आपका भाई है, आपका शौहर है, या आपके वालिद हैं, या आप खुद हैं,
या आपकी बहन है, कोई खवातीन भी हो सकती हैं, मर्दों को क्यों कंसीडर करें, तो उनको ज़रा ध्यान रखें और उसके बाद फिर उनको थेरेपी दें और मेडिसिन ज़रूर दें। और दूसरा ये भी बताते जाएं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, बस डिसिप्लिन लेके आए, परेशान नहीं होना आपने। और दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इससे जीत जाते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और बात करते हैं जी कि दुनिया भर में मकबूल पाकिस्तानी कीनों के बारे में। और आजकल एक वायरस की ये जद में है जिससे इसकी क्वालिटी और पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई है। इसके सबब पाकिस्तान में कीनों की सनत बहरान का शिकार दिखाई दे रही है और कहा यह जा रहा है जी कि 50% प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां भी बंद हो चुकी हैं। यही वजह है कि इस साल कीनों की एक्सपोर्ट में 50% कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पाकिस्तान फ्रूट एंड डिजिटल एक्सपोर्टर एसोसिएशन के सरपरस्त आला हैं वहीद अहमद साहब, वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो आपको सर ये जो बताया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में कीनू की सनत बहरान का शिकार है, 50% प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां भी बंद हो चुकी हैं, तो वहीद साहब क्या वजह है इसकी, ख़ास तौर पर क्या प्रॉब्लम देखने में हमें सामने आ रही? जी शुक्रिया जी, आपने ये टॉपिक रखा है कीनू का, जो अभी बड़ी परेशानी है पूरी इंडस्ट्री को। बात ये कि कोई भी वैरायटी सिट्रस का मतलब कि जो भी लेमन, ग्रेपफ्रूट, कीनू, ऑरेंज इसके अंदर फॉल करता है, कोई भी वैरायटी 25 साल से ज़्यादा लगाई नहीं जाती, उसको चेंज किया जाता है दुनिया के अंदर। मगर पाकिस्तान में जो कीनू है वो 60 साल हो गए इसको, और हमने कोई पैरेलल कोई वैरायटी दूसरी इंट्रोड्यूस नहीं कराई, तो हमने कीनू पे ही फोकस रखा। 60 साल हो गए, तो इसकी वजह से जो उसकी शेल्फ लाइफ, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, एक्सपोर्ट के अंदर शेल्फ लाइफ होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम रशिया, कनाडा, यूके, फिलीपीन, हांगकांग, मोर देन 40 कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, और ट्रांसिट टाइम बड़ा लॉन्ग होता है। जब वहाँ पहुँचता है फिर उनको टाइम भी चाहिए बेचने के लिए, तो एक प्रोसेस है उसका। तो कम से कम जो पहले होती थी 2 महीने शेल्फ लाइफ, अब वो आके 25 दिनों के अंदर आ गई, तो वो किस तरीके से एक्सपोर्ट होगी। उसके अलावा इसको वायरस और डिजीज इतने लग चुके हैं कि इसकी शेल्फ लाइफ जो है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, और जो भी चीज इंटरनेशनली बिकती है वो अपीयरेंस से बिकती है। बिल्कुल। और कीनू के ऊपर इतने डार्क ब्लेमिशेस आ गए हैं कि जो इंटरनेशनली मार्केट, अब जो हमारे इम्पोर्टर है वो हमें रिफ्यूज कर रहे हैं कि हमें कीनू नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो जाता है क्वालिटी इश्यूज बनते हैं। ये नहीं कि इस साल शुरू हुआ, ये दाग धब्बे तो पिछले सालों से शुरू हो गया। दुनिया भर में जो कीनू है वो बीज के बगैर पसंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ रिसर्चेस की हद तक ही है बीज के बगैर, तो ऐसा क्यों है? जी बिल्कुल इसको सीडलेस कहते हैं, जिसमें कम बीज होते हैं या नहीं हो, 1-2 बीज होते हैं, सीडलेस कहते हैं, सीडलेस नहीं सीडलेस, जिसमें वैरायटीज हैं। हमने तो उसके ऊपर काम ही नहीं किया, सिर्फ बातों के अलावा हमारे रिसर्च सेंटर, पाकिस्तान के जितने भी रिसर्च सेंटर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 10 अमेंडमेंट के बाद सुबह की। ये नहीं कि ये बात हम आज कर रहे हैं, कि हम 8 साल से जो भी हुकूमतें आई हैं और गई हैं उनको हमने बताया है कि आज से काम शुरू करें, क्योंकि ये जाके इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। और ये $220 मिलियन की है, और हम 4.5 लाख टन एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये आधी से भी कम चली जाएगी, और इस टाइम पे आधी से ज्यादा फैक्ट्रियां भी बंद है और 4 लाख लोग आ रहे हैं, और जो 200 से ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, कम से कम 200-300 बिलियन रुपीस की इन्वेस्टमेंट भी इसके ऊपर हुई है। मगर ये हमारा सीजन पहले 4 महीने जाता था, कम होते होते वो 1-1.5 महीने पे आ गया। हमने हुकूमत को प्रपोजल भी ये दिया है कि नई वैरायटी इंट्रोड्यूस कराएं। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम रिसर्च करें, ना हमारे रिसर्च सेंटर कर सकते हैं। हमने इनको कहा चाइना की हेल्प लें, टर्की की लें, इजिप्ट की लें, इसलिए कि जो कीनू भी ना वो यूएसए से आया था 60 साल पहले, तो उनसे मदद लें। यहाँ पर कीनू की फसल को लेकर अगर इस तरह के या उनके बागात को लेकर इस तरह के मसाइल आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट वजह क्या है? कोई डायग्नोज हुआ इशू? ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है? देखिए, क्लाइमेट चेंज तो अपनी जगह पे, उस पर तो पूरे एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप देखें FAO की और वर्ल्ड बैंक की 2013 से लेके 2050 तक रिपोर्ट, कुछ मुल्क माइनस में, कुछ मुल्क प्लस में, कुछ मुल्क में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है मौसम का। मगर पाकिस्तान जिस हिस्से पे -50 के ऊपर है एग्रीकल्चर डिक्लाइन जो हो रहा है पाकिस्तान में, मैंने आपको यही बात समझाई है कि कोई भी वैरायटी 25 साल से ज्यादा लगाई नहीं जाती। वजह यही है कि 60 साल हो गए इसको चेंज नहीं किया।
हम उसके ऊपर कैसे सर्वाइव करेंगे? अब ये तो नहीं कि जिंदगी भर वो चीज चलती रहती है, इंसान भी नहीं चलता जिंदगी भर। तो चेंजेस तो बात ये आते कि हैं, हर एक की बिल्कुल ये नई भी लिविंग रिसर्चेस थिंग्स है। सामने आती तो हैं। जी, अच्छा बात है कि डॉक्टर साहब, चीजें ऐसी है, और ये पंजाब हुकूमत का काम है। 18 अमेंडमेंट के बाद सूबे की, फेडरल की है। हमारी कमेटी जो है सूबे पंजाब में भी बनी थी, 5-6 मीटिंगें हो चुकी है, फिर फेडरल में भी बनी है। ठीक है, कमेटियां बनती हैं, मगर उसका रिजल्ट तो आए सामने के क्या इसका क्या होगा, आगे क्या करना है। क्योंकि अगर आज हम काम शुरू करते हैं, अगर सपोज, तो अगले 4-5 साल के अंदर इसको हम फिर रिवाइव कर तो भाई सकते साहब, हैं। इस सारी और सूरत ये हाल से इंडस्ट्री, मुल्क की मईशत कितनी मुतासिर हो सकती है? देखें जी, मैंने आपको बताया 4 लाख लोगों का रोजगार है इसके अंदर, और हम जो एक्सपोर्ट करते थे 220 मिलियन, और लोकल मार्केट में जो बिकना है इस साल तो वैसे ही बम्पर क्रॉप्ड है। 2.7 मिलियन मेट्रिक टन है अपना किनू की प्रोडक्शन, बम्पर क्रॉप्ड है। और बात यह कि उसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी ही नहीं है, सब बीसी क्वालिटी है। एक्सपोर्ट हमेशा एक क्वालिटी होती है, अब तो रही नहीं एक अच्छा, क्वालिटी। इस सारे तो मसले से बात यह कि निकला कैसे जा सकता है? हल क्या है? देखिए, हल यही है कि देखें, कोई भी एग्रीकल्चर का हल 1-2 दिन में नहीं होता। ये मीडियम और लॉन्ग टर्म किया जाता है। वही हम कह रहे हैं कि इसकी न्यू वैरायटीज इंट्रोड्यूस किया जाए और मुल्कों से लेके आए कि कौन सा, इसलिए कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, वो वैरायटी हम उस पर काम करें जो हमारे मुल्क के अंदर जो है ये सर्वाइव कर सकें लॉन्ग टर्म पे, जो 25 सालों के अंदर। और हमने ये कहा सिर्फ एक वैरायटी नहीं, 5-6 वैरायटीज लाएं। इस सीजन को हम बढ़ाना चाहते हैं कि कम से कम अर्ली वैरायटी और लेट वैरायटी और मिडिल वैरायटीज हो, कि हम अक्टूबर से लेके इसको एटलीस्ट मई तक लेके जाएं। और अगर आज से काम शुरू होता है इस 2024 के अंदर, कि नया साल भी शुरू हो गया है, अगर शुरू होता है तो अगले 5 सालों में ये इंडस्ट्री हम $300 मिलियन और 10 सालों के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारी ये इंडस्ट्री आगे चले और ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करें, तो उसके लिए आज से काम करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका वहीद अहमद साहब, आपने सुनो वक्त दिया। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, और अब स्टूडियोज में वक्त हुआ चाहता है फेस टू फेस होने का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदनान आदिल और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी अनीक नाजी साहब। बात होगी हालात हाज़रा पर फेस टू फेस में। पाकिस्तान में अक्सर सियासी मामलात जो हैं सियासतदान आपस में तय नहीं करते, पार्लियामान में उनके ऊपर कोई रास्ता नहीं निकाला जाता, और नतीजा ये निकलता है कि अक्सर व बेशतर सियासी मामलात अदालतों में पहुँच जाते हैं और हाई कोर्ट के लेवल पर या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर सियासी मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की जाती है। इस सारे प्रोसेस में ये होता है कि फिर अदलिया भी मुतनाज़ा किसी हद तक हो जाती है, क्योंकि अदलिया ज़ाहिर है कि आइन की तशरीह करेगी तो किसी एक पार्टी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। जिसको फ़ायदा होता है वो खुश हो जाते हैं, जिसको नुकसान होता है वो अदलिया पर तनकीद शुरू कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मुतअद्दिद बार ऐसा हो चुका है, जब आइन मुअत्तल भी हुआ, मनसूख भी हुआ, तो अदलिया के पास ही बात गई और अदलिया ने उसको जवाज़ भी बख्शा, कभी उसको रद्द भी किया। अब भी ऐसी सूरत हाल है कि एक इशू है, बहुत अहम इशू है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और एक सियासी रहनुमा जहांगीर खान तरीन, उनको ताहयात नाअहल करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक आइन की दफ़ा है, शिक है 62F1, उसके तहत उनको ताहयात नाअहल करार दिया। उसमें आइन में लिखा हुआ नहीं है कि ये ताहयात नाअहली है या 5 साल के लिए है या 10 साल के लिए है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद से कहा कि ये ताहयात है। अब हुआ ये कि जब PDM की हुकूमत बनी तो एक कानून पास हुआ और उसमें कहा गया कि जो इलेक्शन के एक्ट के तहत नाअहली होगी वो 5 साल तक महदूद होगी। अब इस पे इबाम पाया जाता है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब जो हैं और जहांगीर खान तरीन जो हैं वो 5 साल के लिए नाअहल हैं या वो ताहयात नाअहल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो ताहयात नाअहल हैं। तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। वहाँ पे आज ये पिटीशन टेकअप हो रही है, 11-12 बजे उसकी समाअत शुरू होगी और 7 रुकनी बेंच है। उम्मीद है कि ये आज सुप्रीम कोर्ट कोई रूलिंग देगी कि ये ताहयात नाअहली रहती है या 5 साल रहती है। अगर वो 5 साल तक महदूद हो गई तो नवाज शरीफ जिनको 2017 में ये कहा गया था, तो अब वो अहल होंगे इलेक्शन लड़ने के और जहांगीर खान तरीन भी अहल होंगे। तो सियासी जो मैदान है और मंजरनामा है उसमें एक वाज़ेह तब्दीली देखने को मिलेगी। क्यों नाजी साहब, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो जजों के रिमार्क से लग रहा है कि शायद ताहयात नाअहली ख़त्म हो जाए, 5 तक महदूद हो जाए।
जी अदनान साहब, असल में बात यह है कि हम बुनियादी तौर पर जो प्रेसिडेंट्स जो सेट हुए होते हैं या हम उस पर बात कर सकते हैं, या जो पब्लिक हो चुके हैं फैसला या रिमार्क्स उन पर बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है मेरा और आपका काम अदालत लगाना तो नहीं है जाहिर। तो अब ये दोनों तरह, यानी सुप्रीम कोर्ट जिसने एक ताहयात इसकी तशरीह कर दी थी, हाँ, उसी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज ने एक और कैंडिडेट के मामले में ये रिमार्क्स भी मौजूद हैं कि ताहयात नाअहली तो बड़ी ज्यादती। तो दोनों तरह की बातें मौजूद हैं। लगता भी है, कॉमन सेंस में भी। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह है कि हमारा, जिस तरह मैंने गुजारिश की कि हमारा काम नहीं है कि हम अदालत लगाएं, हाँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि रेगुलर मीडिया के कुछ अकाउंट्स जो हैं वो शोर मचा रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर है आज, और वो फैसला भी बता रहे हैं कि ये ताहयात नाअहली जो है ये रहेगी और बुरी खबर आ गई नवाज शरीफ के लिए। ये मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। ये शोर आपने मुस्तकिल सुना होगा कि इस दफ़ा जो कागजात नामजदगी है उसकी सबसे रिकॉर्ड तादाद जो है उसको मुस्तरद कर दिया गया। तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ और शोर मचा दिया गया। फाफन के आज रिपोर्ट आई, उन्होंने बताया है कि ये 12.6% हैं तादाद, टोटल रिजेक्शन जो कागजात नामजदगी हुई। 2013 के इलेक्शंस में ये तादाद 14% से ज़्यादा थी जो रिजेक्ट हुए थे। 2018 के जो इलेक्शंस हैं उसमें 16 लाख से ज़्यादा वोट्स रिजेक्ट हुए। यानी एक तो कागजात नामजदगी का रिजेक्ट होना है, फिर वोटर्स का वोट डालना, वो वोट रिजेक्ट जो हुए थे। अब ज़ाहिर है वोट थोड़ी डाले गए 8 फरवरी वाले उसमें, लेकिन जो कागजात नामजदगी के हवाले से प्रोपेगेंडा, मुस्तकिल मुसलसल प्रोपेगेंडा किया गया, वो भी झूठ साबित हो गया। लेकिन जाहिर है कि इस पे भी वो उस तरह की इफेक्टिव मशीनरी कोई मौजूद ही नहीं है जो सच को, अच्छा, इसमें मैं गुजारिश करूं कि ये बात तो ठीक है कागजात रिजेक्ट होते हैं, लेकिन इस बार ये हुआ है कि एक मखसूस पार्टी के कागजात से वाबस्ता जो अफराद हैं, जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि तहरीक इंसाफ से उनकी वाबस्तगी है और उनके वो तगड़े उम्मीदवार हैं, इलेक्टेबल्स हैं, उनके कागजात ज़्यादा तादाद में रिजेक्ट हुए, इसलिए शोर मच रहा। इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी एक बयान जारी किया। 2018 के इंतखाबात में जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे वो 10% और कुछ। जी, तो उसकी अगर आप तफसील में जाएंगे तो उसका ताल्लुक भी किसी न किसी उससे निकलेगा। तो ये कहना कि पहली बार हो रहा है, मैं इस बहस में बिल्कुल नहीं हूँ कि ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहना कि पहली बार हो रहा है ये झूठा प्रोपेगेंडा है। अभी कहा गया, एक मैं इन्फ्लुएंसर हैं उनके, वो जो फरमा रहे हैं कि, और एक वकील साहब भी हैं, मैं हैरान हूँ कि अमजद परवेज़ को उठा लिया गया इस वजह से कि जब वो नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी वकील जमा कराने गया तो उसे कुछ नहीं कहा गया। वही वकील जिस वक्त परवेज़ इलाही और अपना वो मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के नॉमिनेशन पर उसको उठा लिया गया। लाहौर से बिलाल यासीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, मानसहरा से बैरिस्टर जहांगीर जदून ने करवाए। अब वो पॉइंट आउट हो गया है कि भाई ये झूठ है, अमजद परवेज ने तो करवाया ही नहीं है, लेकिन रेगुलर मीडिया पे झूठ बोला जाता है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, फेक प्रोपेगेंडा है। और मेरा अच्छा, अमजद परवेज ने परवेज इलाही के कागजात जमा नहीं, नवाज शरीफ के नहीं करवाए, नवाज शरीफ के, वो बैरिस्टर जहांगीर जदून ने करवाए हैं मानसहरा से, लाहौर से बिलाल यासीन ने करवाए। लेकिन ये कह गया इल्जाम लगाकर कि वही वकील अमजद परवेज जब नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा कराता है तो उसे कुछ नहीं कहा जाता है, चाय पिलाई जाती है, बिस्किट पिलाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं। वही वकील अमजद परवेज जिस वक्त वो यानी इनके करवाने जाता है इलाहियों के, तो वहां पे उसको यानी उसके बाद उठा लिया जाता है। अब ना सिर्फ ये कि झूठ बोला जाता है, फिर उसके ऊपर तबसरे के नाम पर एक झूठे और वो इल्जामात की एक पूरा जलूस निकाल दिया जाता है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम झूठ बोलने वालों वो तो एक है, बोले चले जाएंगे। इलेक्शंस में इस तरह की बातें हमारे यहाँ रूटीन है, की जाती है। प्रॉब्लम वहां आता है जब इस पर चेक और बैलेंस का जो निजाम है वो खामोश रहे। अदनान आदिल साहब मुकम्मल खामोशी है, जिसका जो दिल चाहता है टीवी पर आके कह दे। सोशल मीडिया तो बिल्कुल ही आजाद है, कोई चेक करने वाला नहीं है। अच्छा, अब ये भी कुछ बाज़ जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अदलिया, वो बड़े हमारे मशहूर एंकर हैं बड़े टीवी पे, वो कह रहे हैं कि अदलिया के कुछ फैसलों से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत खुश नहीं है। ये अदलिया को भी दबाव में लाने की कुछ कोशिश हो रही है। एक कॉलम भी लिख रहे हैं लोग कि अदलिया ऐसा फैसले ना दे, तहरीक इंसाफ को रिलीफ ना दे, वरना टकराव हो जाएगा रियासत से। ये भी आप वही, मतलब मेरी ही गुजारिश का आपने समझो एक्सटेंड किया है कि इस तरह की बातें छपना, इस तरह की बातें, वो एक फ़र्द की राय है जी, वो एक राय है, उसने कालम की शक्ल में छाप दी है। वो खुद साख्ता तर्जुमान लोग बन गए हैं हुकूमत के। खुद साख्ता तर्जुमान वो तब बनते हैं जब मैं और आप उनको ये हैसियत देते हैं।
एक आदमी की राय है, बस ठीक है, वो उसका इजहार कर रहा है, जैसे आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, मैं अपनी राय का इज़हार कर सकता हूं। इसमें मेरा मौक़िफ़ ये है कि अभी एक और एंकर ने ये कहा कि रियासती इदारों के तक़द्दुस और सालमियत की कीमत पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा सकती। बात तो दुरुस्त है कि अगर कोई जमात जो है रियासत के ख़िलाफ़ है तो उसको कैसे इजाज़त दी जा सकती, लेकिन उसका तरीका ये था कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर इशारा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करें, कानून आइन का तकाजा है, उसको आप कलअदम करवा दे दें और इलेक्शन प्रोसेस से आउट कर दें। वो रास्ता इख्तियार नहीं किया गया, लेकिन जो रास्ता इख्तियार किया गया वो शायद आइन और कानून से मावरा है, तो इसलिए एतराज़ात उठ रहे हैं। अब इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी एतराज़ उठा रही हैं। हमारे अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि अब मामलात सिर्फ इंतज़ामी ज़ोर पे सारे हल नहीं हो सकते, कानूनी रास्ता भी तो मौजूद है। मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, है ना, तो उसको इसको जो इसके ज़िम्मेदार थे, जो एस्टैब्लिश्ड हैं इसके ज़िम्मेदार, उन ज़िम्मेदारों को अगर प्रॉपर सज़ा मिल चुकी होती, कालदम करार दिया जा चुका होता, उन लोगों को आउट कर दिया गया होता, या ये कि इस पार्टी को बैन लगा दिया गया होता। 7 महीने हो गए। मतलब है कि ये अगर हो जाता तो वो वाली कॉम्प्लिकेशंस ना होती जो आज हो रही हैं, और यही मामला झूठी खबरों का भी है। ये अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा। हाँ, और इसमें देखिए कि एक फ़ज़ा बनाई जाती है ख़ास तरह से दोनों तरफ से, मतलब मैं, और फिर ये कि गालिब गलोच भी शुरू हो जाती है और बहुत ही गंदी बातें शुरू हो जाती हैं। आप ये फरमाइए, देखिए मैं आपसे गुजारिश करूँ, अभी जमशेद दस्ती का मिसाल के तौर पे हाँ, झूठ एक इल्ज़ाम आया है, उसकी तहकीक होनी चाहिए। अब आपको मालूम है कि ये दरअसल क्या है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ये ज़हन इस प्रोपेगंडे से, इस तरह के प्रोपेगंडे से अब वो जहन साजी हो रही है कि एक ख़ास तरह के वर्दी के लोग, एक ख़ास तरह की ऑफिशियल व्हीकल्स, ये लोग ये काम कर रहे हैं, मकरू काम कर रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं, ताकि 8 फरवरी को पोलिंग डे के ऊपर, अब इस तरह के इल्ज़ामात को अगर एक सिलसिला अगर बंद गया, एक आया है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उसका रद्द अमल जब आम लोगों में आएगा तो ये लोगों की जहन साजी है एक रद्द अमल के, वो रद्द अमल दें, उस खास वर्दी को देखकर रद्द अमल दें, एक खास तरह के ऑफिशियल व्हीकल्स को देखकर रद्द अमल दें, उनकी जहन साजी हो कि ये वो लोग हैं जो ये काम करते हैं। इसकी तहकीकात बड़ी आज़ादाना, बहुत आज़ादाना होनी चाहिए। और अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो रत्ती भर भी सच्चाई हो, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई, मैं रत्ती भर भी सच्चाई हो, तो जाहिर है कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर उनके साथ, तो फिर ऐसी मिसाल बनानी चाहिए कि मुस्तकबिल में ऐसी कोई जुर्रत ना कर सके। अगर ये ना हुआ, हाँ, तो आप मुझे बताइए कि 8 फरवरी तो अभी बहुत दिन बाकी हैं, अगर इस तरह के 50, 10, 20, 35 इल्ज़ाम और लग गए। हाँ, नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ ट्विटर पे एक साहब ने बलूचिस्तान से, किसी ने केपी से ये लिखा है कि मेरे घर में इस तरह दाखिल हुए लोग, फोर्स दाखिल होती है, मुझे रात को 2 बजे आकर वो हरासा करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो देखें, ये तो प्रैक्टिस, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है कि मतलब है जस्टिफाइड है, बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात मानी जा सकती है कि पुलिस रात को गई, रेड किया, कोई और अदारा गया, उसने रेड किया, ये बात मानी जा सकती है। लेकिन वो तो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ से आगे जो बढ़ा के वो तो कह रहे हैं कि मतलब कहा जाता है बहुत इज्जत के ऊपर हमला। ये तो बिल्कुल आप दावत दे रहे हैं लोगों को रद्द अमल की कि वो उस पर रद्द अमल दें। यानी आप अंदाजा लगाइए ना कि ये एक ट्राइबल में वो हमारे यहाँ फिर मेंटालिटी, यानी उस पर जब रद्द अमल आएगा तो वो तो इदारे पर आएगा। इस तरह के इंतशार की इजाजत कैसे दी जा सकती है? आई एम टोटली सरप्राइज्ड। हाँ, अच्छा देखिए, ये सब कुछ हो रहा है, सब हमारे सामने ही है। इसमें मौलाना फजलुर रहमान फिर से शुरू हो गए हैं कि भाई इलेक्शन को थोड़ा सा डिले कर दें, और वो ये नहीं कह रहे कई महीनों के लिए कर दें, वो कह रहे हैं कुछ हफ्ते या चंद दिनों के लिए कर दें, मौसम ख़राब है, अमन अमान ख़राब है। तो फजलुर रहमान साहब की बज़ाहिर तो सियासी पोजीशन अच्छी नहीं है, जो इत्तलात आ रही हैं फील्ड से। अब ये उसका नतीजा है या उनकी वाकई इनसिक्योरिटीज़ कुछ और भी हैं। अमन अमान की सूरत हाल का भी मसला तो ख़राब है। सदरन केपी से हमें जर्नलिस्ट, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वे कह रहे हैं कि सदरन केपी में हालात अच्छे नहीं हैं। ये दुरुस्त है। तो बहरहाल ये इसमें, लेकिन एक मैं गुजारिश आपसे ये कर दूं कि उनका, मौलाना फजलुर रहमान का एक जो वैलिड कंसर्न है वो ये भी है कि बहुत से उनके जो आपके ये हलके हैं, उनकी जमात के हलके हैं जहाँ पे उन्होंने कंटेस्ट करना है। एक तो अमन ओमान का मामला है, दूसरा मौसम का मामला है। 8 फरवरी को भी वहाँ उन इलाकों में बर्फ़ होती है, और उससे पहले भी बहुत बर्फ़ होती है, रास्ते उस तरह साफ़ नहीं होते और वगैरह वगैरह। लेकिन एक दफ़ा अगर ये डेडलाइन आगे पीछे हो गई, अब मुमकिन इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि
फौज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी हुई है फौज का। देखिए फौज जब इलेक्शन करवाना तो उनकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है, नहीं। जब वो इस जिम्मेदारी को उठा चुके हैं तो उसका मतलब ये है कि उनके जो ऑपरेशनल ट्रूप्स हैं, जिनकी ड्यूटीज दिन रात लगी होती हैं, वहां से उन्होंने अपने पर्सनल्स को पुल आउट करना है ना। तो पुल आउट ये बहुत बड़ा, यानी लॉजिस्टिक्स का, फिर ट्रांसपोर्ट का, फिर क़याम का, वो एक बहुत लंबा चौड़ा पूरे मुल्क में वसी सिलसिला होता है। उन्होंने अपने लोगों को पुल आउट करना है, फिर जिनको पुल आउट करना है उनकी जगह कुछ और लोगों की ड्यूटियां लगनी है, किसी की छुट्टियां मनसूख होनी है, अफसर हैं, जवान हैं, उन लोगों को आप पुल आउट करके फिर स्पेशल ये ड्यूटीज देते हैं, वो वहां पे आते हैं, उनका आना जाना रहना। तो ये इतना बड़ा ऑपरेशन है, यानी ये हफ्तों की बात है, ये कुछ दिनों घंटों की बात नहीं है। और जब आप वो कर देते हैं, आपने उसके हिसाब से प्लानिंग कर ली है 8 फरवरी के, तो फिर ये इतना आसान नहीं होता कि अच्छा 2 हफ्ते बाद ले, हाँ, ये कोई बच्चों का खेल या 1 हफ्ते बाद। वैसे तो अगर घर में कोई फंक्शन कराना हो तो उसको भी रीअरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, आसान बात नहीं होती है, तो ना कि पूरे मुल्क के इलेक्शन। अच्छा, एक बात है कि हमारे यहाँ जो सियासतदान है ना, ये शिकस्त को कबूल नहीं करना चाहते, कोई भी हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, JUI हो। हमने देखा इंडिया में इंदिरा गांधी को बड़ी बुरी तरह शिकस्त हुई जब वो इमरजेंसी लगा के 77 के इलेक्शन हुए थे। जनता पार्टी थी, मोरारजी देसाई बन गए थे, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त हुई, और वो चुप करके बैठ गई। मगर बाद में वो आपस में झगड़ पड़े, उनकी हुकूमत जल्दी 2 साल में ही गिर गई, चरण सिंह बन गए, और फिर उसके बाद उनके बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, इंदिरा गांधी दोबारा इलेक्शन जीत गई। इस तरह मैंने 2004 में इंडिया के इलेक्शन कवर किए BBC की तरफ से, तो वहाँ पे शाइनिंग इंडिया का बड़ा नारा था वाजपेयी के ज़माने में। लेकिन वहाँ पे जो सीरियस लोग थे वो कह रहे थे आप मीडिया के सर्वेस पे ना जाएं, बीजेपी को शिकस्त भी हो सकती। और वही हुआ कि कांग्रेस जो है जीत गई, मनमोहन सिंह आ गए। तो वहाँ पे एक लोग आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं, शिकस्त भी बर्दाश्त कर लेते हैं और फतह को भी। लेकिन हमारे यहाँ सियासतदान कहते हैं बस फतह ही होनी चाहिए, हर कीमत पे हम इक़्तिदार में बात आपकी दूसरी पार्टी को कुचल दें। उसकी जाहिर वजह यह है कि वहाँ इलेक्शन देखे ना, वहाँ पे तो केयर टेकर गवर्नमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, इलेक्शन कमीशन प्रैक्टिकली पूरे मुल्क की इंतजामिया उसके तहत चली जाती है जी। और अभी आने वाले और ये धांधली वाले इल्ज़ाम उस तरह के वहाँ पे इसलिए नहीं है कि उस तरह की गैर आईनी मुदाखलत नहीं हुई, जाहिर है। हाँ। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी इसी महीने वहाँ, अब जो आते हुए इलेक्शंस हैं, इस महीने वहाँ जी अयोध्या में जो राम मंदिर है, हाँ जी, उसकी इनॉग्रेशन 24 को होने जा रही है। 18,000 करोड़ का वो उनका टोटल इन्वेस्टमेंट है, और पूरी दुनिया से वो अब वो रिलीजियस जो एक माइंड सेट है हिंदू वाला, हाँ, वो उसको उठा के मोदी जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो इसकी बेस पर अब खेलने जा रहा है। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि वो यानी उनके सर्वेस वगैरह तो यही कह रहे हैं कि दोबारा से वो जीत के आएगा। लेकिन क्योंकि इकॉनमी बेहतर है ना, इकॉनमी के हालात डिलीवर नहीं सर, आम लोगों के वो इकॉनमी ठीक है, बेहतर है, वो एक स्पेसिफिक क्लास एंटरप्रेन्योर्स और उनके साथ जुड़े हुए लोग, लेकिन बाकी जो फार्मर्स हैं, 80 करोड़ गरीब भी हैं वहाँ, बहुत बुरे मफलूकुल हाल हैं वो लोग। जी हाँ, उसको तो उनका मीडिया छुपाता है। और इस वक्त वहाँ जो कांग्रेस है, मैं उनका पढ़ रहा था, वो शशि थरूर का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल कल आया है, उसमें वो ये लिख रहा है कि मोदी ही पाकिस्तान को, सॉरी, मोदी जो है वो भारत को एक हिंदू पाकिस्तान के रास्ते पे लेके चल रहा है। खैर, ये तो उसका आर्गुमेंट मुझे एक दिलचस्प लगा कि वहाँ पे वो मिसाल ये दे रहा है कि मोदी, यानी उसका इल्ज़ाम भी हम पे ही डाल रहे हैं, अपनी गलतियों का इल्ज़ाम भी हम पे ही डाल रहे हैं। अच्छा देखिए, वो हमारे दुश्मन हैं, वो बेशक उनका जो भी उनके नज़रियात से भी हमें इख्तलाफ है हिंदुत्व के, और जो कि उन्होंने एक सेकुलर, मैं नहीं समझता कि वो हमारे ऐसा मतलब दुश्मनी की बुनियाद जो है, हमारा उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, दुश्मनी की बुनियाद जो है वो लैंड डिस्प्यूट हो सकता है, मजहबी बुनियाद पर तो नहीं है। लेकिन ये कि उनके रवैये हैं, मगर उनकी जो अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, कि आइन की पाबंदी है, आइन के मुताबिक जमहूरियत के अमल से हुकूमतें आती हैं जाती हैं, सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है कि बंटवारा जब होता है ना, हाँ, तो बंटवारे का दुनिया भर में जो मकसद होता है वो फसाद ख़त्म करना होता है, ना कि बढ़ाना। यानी बंटवारे का मतलब ही ये होता है कि चूंकि हम साथ नहीं चल सकते, हाँ, ये सगे भाई हों, ये दोस्त हों, ये पार्टनर्स हों, कोई भी हो, हाँ, कि अब हम साथ नहीं चल सकते, तो हम बंटवारा कर लेते हैं ताकि अमन आ जाए, ताकि झगड़े खत्म। लेकिन वो हमारी बंटवारा इसलिए नहीं होता कि आओ बंटवारा कर लें और उसके बाद हम जंग करें। हाँ, बस कश्मीर के इशू की तो वजह से लैंड, मैंने आपसे गुजारिश की ना, इलाका है कश्मीर का इलाका, जिसपे जब हम ये
इसकी बुनियाद हमारे यहाँ जाहिर है कि भारत से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ। ये तो वो जाने, उनका काम जाने। जी जी, मैंने और आपने तो अपनी सोसाइटी में बात कर जाहिर है। तो मेरी गुजारिश हमेशा ये रहेगी कि जब आप एक दो रियासती कोई इख्तलाफात जो कि लैंड के ऊपर है उसको वहीं तक रहने दें, वहां से उठा के जो हमारे यहाँ उसको मजहब की बुनियाद पर, हाँ, कि ये हिंदू मुस्लिम झगड़ा है, हाँ, तो फिर हिंदू मुस्लिम झगड़ा तो वाकई फिर ये क़यामत तक रहेगा। हाँ, वो तो जाहिर है। और फिर वो हिंदू जो पाकिस्तान में रहते हैं उनका क्या बनेगा? नहीं, वो तो हमारे भाई और वो मुसलमान जो भारत में रहते हैं उनका हमारे क्या बनेगा? शहरी हैं, बराबर के हकूक हैं उनके। तो ये सारी जो केमिस्ट्री है नेशन स्टेट की, हाँ, फिलॉसफी, वो सारी की सारी आप यूं कहें कि वो हिल के रह जाती है जब हम उसको रिलीजियस ग्राउंड पर ले जाके उस तरह से देखें। लेकिन हम तो चाहते हैं कि इंतहा पसंदी मजहबी बुनियाद पे ना पाकिस्तान में हो ना इंडिया में हो। और हम जैसे कि कायद-ए-आज़म का कॉन्सेप्ट था कि अमेरिका और कनाडा के ताल्लुकात हैं, ऐसे इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात। तो आप देखें चीन और इंडिया के दरमियान 125 अरब डॉलर की ट्रेड है। हालांकि झगड़े भी बहुत हैं, लैंड डिस्प्यूट्स भी बहुत हैं, लेकिन ट्रेड भी कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यही बात वैसे सियासी जमातें पाकिस्तान की दो जो मरकजी हैं, 1988 में ये बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था जब राजीव गांधी यहाँ पे आए जी, 1990 से ये नवाज शरीफ कह रहा है। इस बात को लोगों तक एक रीज़नेबल तरीके से लोगों को भी कायल करने की ज़रूरत है कि भाई देखें, अमेरिका और चीन के ताल्लुकात भी बहुत ख़राब है, लेकिन ट्रेड तो नहीं रुकी। चीन और इंडिया के भी बहुत ख़राब हैं, ट्रेड नहीं रुकी। चीन और ताइवान को वो अपना हिस्सा समझता है, ट्रेड भी कर रहे हैं, लेकिन उनके ताल्लुकात में बहुत वो है, तनाव है, और वो जाहिर है क्योंकि वो ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट समझता है, चीन उसको नहीं समझता। और इससे आगे जो ये जो यूएई की रियासतें हैं, हाँ, इन रियासतों को भी देखना चाहिए कि ये सारी रियासतें, ये अरबी बोलने वाले एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तारीख के लोग हैं, लेकिन अलग-अलग नेशन स्टेट्स हैं। हाँ, उनको कोई खतरा नहीं है कि वो हमें खा जाएगा या हमें खा जाएगा। और उसके बाद उनके स्टेट की जो पॉलिसीज हैं वो अपने ही अवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनसे अलग है, वो फॉलो कर। बरतानिया भी यही है बाय द वे। हाँ, उनकी भी जो अवामी ख्वाहिशात हैं वो आपको नजर आती हैं, इराक अटैक पे नजर आ गई थी क्या? जी जी, और उन्होंने सजा भी दी थी टोनी ब्लेयर को, उसकी पूरी पार्टी को, जी, आने वाले इलेक्शंस में। जी जी, लेकिन स्टेट की बहरहाल पॉलिसी वही रही, पॉलिसी वही रहती है। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा एक अहम मौजू, हम सियासत में बहुत घुस जाते हैं, जो अहम हमारी ज़िंदगी के मौजूआत हैं उन पे कम बात होती है, जैसे तालीम है। अब तालीम पे था कि 5% ऑफ GDP खर्च होना चाहिए, स्टैंडर्ड एक ही है। आज मैंने डॉन की रिपोर्ट देखी, सेनेट में बताया गया कि हम सिर्फ 1.7 यानी 1.25% खर्च कर रहे हैं। और जो सरकारी यूनिवर्सिटियाँ उनमें 50 ऐसी हैं 150 में से जिनमें कोई वाइस चांसलर नहीं अपॉइंट हुआ। तो ये जो हमारा निगलेक्ट है, हम कैसे इस सदी में जो डिजिटल दुनिया है, कैसे बका हमारी कैसे मुमकिन होगी जब हम तालीम को इग्नोर करेंगे। अब तो मजदूरी भी नहीं कर सकता एक अनपढ़ आदमी, अब तो पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है मजदूरी करने के लिए भी, क्योंकि अब तो कारें भी जो आ रही हैं वो कार मैकेनिक भी, उसको भी कंप्यूटर इस्तेमाल करना पड़ता है, डिजिटल उसमें वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हम लोग तालीम को इतना निगलेक्ट करके, इतना नज़रअंदाज करके आखिर दुनिया में कैसे ज़िंदा रहेंगे? कोई यानी दिमाग को ये बात, हमारे हुक्मरान जो हैं उनको कोई इस बात की समझ ही नहीं। मैंने 33 साल पहले जब जर्नलिज्म शुरू किया बयान ही ये हालात थे और आज भी वही हालात। लेकिन उन 33 सालों में आबादी देखी है ना, कितना 25 करोड़ हो गई। पहले आपने मिसाल के तौर पे अगर 10 नाअहल या नाअहल के ये अनपढ़ लोगों का बोझ उठाना था, अब 100 का उठा रहे हैं। अब आप 100 का उठा रहे हैं। हाँ, तो ये आखिर हमने इस दुनिया में जिंदा रहना है, इंडस्ट्री है, अब तो एग्रीकल्चर भी नहीं हो सकती बगैर पढ़े लिखे, उसको भी मॉडर्न तरीके से चलाना पड़ता है। लेकिन हमारी जो इसमें गफलत है वो रिमार्केबल है। रिमार्केबल इज द राइट। यानी दुनिया में शायद ही चंद ममालिक होंगे जिन्होंने तालीम को इतना नज़रअंदाज किया होगा जितना हमारी हुकूमतें कर रही। आप देखें, अफसरों के पास मर्सिडीज़ कारें हैं, बड़ी बड़ी पजारोज हैं, लैंड क्रूजर्स हैं। वो इंतकामी जज्बे के तहत जब वो पास करते हैं अपना मुकाबले का इम्तहान, हाँ, तो नस्लों का इंतकाम और महरूमी उनकी साइकी में होती है। हाँ। और जब वो पास करके प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो वो एक फातेह के तौर पे आते हैं, और उसके बाद फिर वो अपना हक समझते हैं कि जितना वो लूट खसूट आज तक उन्होंने सिर्फ होती भी देखी थी, अब वो उसमें शामिल है और उन्होंने पूरा हिस्सा लेना है अपनी नस्लों की महरूमी का इंतकाम का। उसके बाद अब उनके रवैये देख लीजिए, उसके बाद आप उनके सरकारी रिसोर्सेज का पैसा कमाने की एक दौड़ है। हाँ, और आला मतलब तरीन गाड़ियां और बैंक बैलेंस। आप अंदाजा लगाइए एक सरकारी अफसर का क्या काम है कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एग्जीक्यूटिव के साथ अपनी सैलरी मैच कर रहा है। हाँ जी, वो कह रहा है अच्छा मुझे क्या सैलरी मिल रही है, इसे क्या सैलरी मिल रही है, मुझे क्या। रिटायर होते हैं तो 10-10 करोड़ के घर बना रहे होते हैं।
वो कहाँ से आते हैं? उनके पास तो उनके तो रिसोर्सेज इतने। तो फिर मान लेना कि हमारी सोसाइटी इस बात को कबूल करती है। हाँ, हमारी सोसाइटी ने ना करप्शन को कबूल करती है। अच्छा, शराब पीने वाले से नफरत करते हैं, लेकिन करप्शन से माल रिश्वत खाने वाले से नफरत नहीं करते। ये अजीब बात है, हालांकि दोनों ही की बात कबूल करती है। तालीम की जो अदम दस्तयाबी है उसको भी कबूल करती है। और सबसे बड़ी भयानक जो हकीकत है, हम यानी इस कदर यानी जो अपने बच्चों के साथ ज्यादती, सड़कों पे खड़े होके भीख मांगने वाले बच्चे जिनकी उम्र स्कूल जाना, हम इन ऐसे मनाजर को देखकर कबूल कर लें। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। हमने इसे कबूल किया हुआ है। वो बड़े होके क्या हमारे करेंगे? घरों के अंदर ये जो बच्चे मुलाजिम 10-10, 12-12 साल के रखे हुए हैं, हाँ, हम इसे चाइल्ड लेबर जी घरों में, हाँ, हम इसे कबूल करते हैं। और बड़े बड़े इंसानी हकूक के चैंपियंस जो है ना, उनके घरों में जाएं तो बच्चे लेबर करते हुए नजर बच्चे लेबर, और हम इसे कबूल करते हैं। कबूल कर। तो जो मुआशरा यानी इज्तमाई तौर पर इन भयानक हकीकतों को कबूल करता है, वो फिर किस मुंह से यानी खुद को मजहबी होने का फिर कहते हैं रियासत तैयबा हो, रियासत मदीना हो। भाई अपने बच्चों को पढ़ाते लो पहले, वो तो बहुत बड़ा आइडियल है कि फलाही मुमलिकत आप बनाए। मेरा ख्याल है आज अच्छी बातें हुई हैं, कुछ कौम के मुफाद में भी हुई हैं। तो इसी गुफ्तगू पे अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक, उसके बाद आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे अच्छा खाने का शौक ना हो, लेकिन ऐसे खुशनसीब बहुत कम हैं जो ज्यादा खाएं भी और वजन में भी इजाफा ना हो। तो खाने के शौकीन अफराद के लिए वजन कम करना एक ख्वाब की हैसियत रखता है और दुनिया में 0 कैलोरी वाली ग़िज़ाओं जैसी किसी चीज़ का वजूद नहीं है। तो आपने नए साल में पतले कैसे रहना है, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं। बिल्कुल जी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़ैनब गोदल साहिबा। सफेद को वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। ज़ैनब, 2024 का हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, क्या करना है? 2024 जब हम नाम सुनते हैं ना, सबसे पहला रेजोल्यूशन जो मैंने लोगों का सुना, देखा और देखते हैं हर साल होता है कि हमने इस साल हेल्दी रहना है, फिट रहना है, वजन अपना कम करना है और स्टेबिलिटी की तरफ जो है ना वो अपनी लाइफ को लेकर आना है। लेकिन हम शायद अपने गोल्स इतने अनरियलिस्टिक बना लेते हैं कि वो हम फिर स्टिक ना तो करते हैं और ना ही हम उनको पूरा करते हैं। एग्जैक्टली। इसलिए रियलिस्टिक गोल्स के साथ अगर हम चले और मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूं जिसको हम छोटी छोटी माइनर चेंजेस लाएं और हमारा वजन भी कम होना शुरू हो जाए और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाए। बिल्कुल। इसमें सबसे पहली चीज तो आप अपनी जो शुगर्स हैं, रिफाइंड शुगर्स हैं, उनको कट डाउन करें, उनको कम करें। मैं ये नहीं कह रही कि आपने अगर 2 चम्मच आप चीनी ले रहे हो चाय में तो आज ही आप उसको 1 चम्मच कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। आप उसको थोड़ा थोड़ा कम करो। जैसे फॉर एग्जांपल आप 2 चम्मच ले रहे थे, आप उसको 2 चम्मच में से कुछ दाने जो हैं वो निकाल दे और उसके बाद आप उसको चाय में मिक्स कर ले। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको 1 पे लाए, आधी पे, और उसको ख़त्म करें। क्योंकि रिफाइंड कार्ब्स जो हैं, वो जो शुगर्स आप ले रहे होते हो, वो ना सिर्फ आपको मोटा कर रहे होते हैं बल्कि उसके अलावा बहुत सारे आपकी बॉडी में ऐसे चेंजेस ला रहे होते हैं जो आपको ख़राब कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रेन के साथ डायरेक्टली वो हिंड्रेंस कॉज करते हैं और आपके जितने केमिकल्स होते हैं उनको खराब कर देते हैं। अब जितने बच्चे हम देखते हैं, हम कहते हैं आजकल बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है। ऐसे ही है। हाइपर एक्टिव होने का उनका रीजन ये है, हम उनको खिला क्या रहे हैं, बर्गर्स, साथ फ्राइज भी, और साथ जो है अपनी ड्रिंक भी मीठी, बर्गर भी मीठा, फ्राइज भी मीठी। उसके अलावा ट्रीट में हम उनको कैंडीज दे रहे हैं और चॉकलेट्स, क्या कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर यही सारी चीजें अगर घर में बना लें तो वो हेल्दी होती हैं, बजाय कि बाहर से आप किसी फास्ट फूड चेन से लें। घर में कैसे बनाएं कैंडी? नहीं, लाइक बर्गर्स और चिप्स। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि बेहतर हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर में अगर बना भी लेते हैं तो बर्गर बन तो आप बाहर से लेकर आ रहे हैं और वो ऑलरेडी स्टोर्ड है। अगर बहुत सारे लोगों का मैंने ये भी देखा है, अच्छा कॉन्सेप्ट कि फ्रोजन फूड लाकर फ्राई घर में कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि ये घर पे बना रहे हैं। हाँ, ये तो हेल्दी है, ये कॉन्सेप्ट तो घर पे बनाया है, बिल्कुल नहीं है। प्लीज, घर पे बनी हुई चीज वो है जो आपने अपने हाथों से स्क्रैच से बनाई है। मतलब जंक फूड टोटल उसका बायकॉट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड आपको ना सिर्फ बीमार करता है या आपको मोटा करता है। अच्छा, एक आपको रिसर्च यहाँ पे बताती हूँ कि कुछ साल पहले एक आदमी ने सुबह, दोपहर, शाम, रात बाहर से खाना खाया। एक हमारी फूड चेन है बहुत फेमस, वहाँ से, और 1 महीने के बाद उसका किडनी तबाह, उसका लिवर तबाह और उसके ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स बहुत हाई। उसका बीपी जो है वो मैनेज ही नहीं हो रहा था, नॉर्मल रूटीन में नहीं आ रहा था, शुगर उसकी
1 महीने के अंदर ये सब बीमारियां उसको हुई। अल्लाह, उसने 1 महीने टोटल ये खाया, 3 टोटल ये खाया कि होता क्या है, बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, और उस बेचारे की लाइफ तबाह हो गई। और अब अपने साथ उसने एक्सपेरिमेंट कर लिया। हम साल से खा रहे हैं, तो सोचे हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन हम शुक्र है कि लगातार नहीं खाते, हम कभी कभी खाते हैं, कभी कभी एंजॉय करते हैं। ये वो शुक्र है कि उसको 1 महीने में हो गया, हमें साल में हो जाएगा। तो इट्स ऑल अगर राइट। हम देसी सा एक सवाल अगर मैं पूछूं कि हम अपना चस्का भी पूरा कर लें जुबान का और मोटे भी ना हो, तो ये कैसे होगा? अच्छा, जुबान का चस्का बेसिकली आपने खुद डिफाइन करना है कि वो आपके लिए क्या है। कुछ लोगों के लिए जुबान का चस्का जो है वो खजूर खाना है, कुछ के लिए चस्का जो है वो फ्रूट खाना है, कुछ के लिए चस्का जो है वो फ्रूट चाट या वेजिटेबल बॉल बना और के एक अरसे पहले अगर हम अपने बचपन की बात करें या फिर थोड़ा जवानी की, तो अब तो बूढ़े हो चुके हो, यू नो। तो उस हमारी चॉइसेस डिफरेंट थी। एग्जैक्टली। चीनी बहुत ज़्यादा मैं खाती थी, अब मुझे चीनी से एलर्जी होती है, मैं बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत मीठी चीज़ नहीं खा सकती, बहुत मीठी चाय मैं नहीं पी सकती। ऐसा ही है ना, आपको अपनी वो आपकी चॉइसेस चेंज हो रही हैं, आपके ज़ुबान का चस्का बदल रहा है, तो मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ आप बूढ़ी हो रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक मजे की चीज़ मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास पिछले कोई 1-1.5 महीने में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिन्होंने कहा कि जब हम रात को, और सभी पेशेंट्स 30 अबव थे, ठीक है, उन्होंने कहा हम रात को जिस दिन भी पिज्जा या पास्ता खाते हैं, हम रात सो नहीं पाते, हमारे पेट में दर्द होती है, जिसको हम एक वर्ड बोल सकते हैं कि मरोड़ उठते हैं, और हम सो नहीं पाते, हमें सुबह उठ के नौजिया हो रहा होता है। अब इसके रीजंस जो हैं वो सबसे पहले ये हो सकते हैं कि वही चीज जो है वो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी यूज नहीं हो रही होती। अब 30 से पिछले जो आपका एज ग्रुप है वो तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी उनका प्रोसेस फास्ट है, मेटाबॉलिज्म स्पीड अप है। 30 के बाद आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है और आप में ये मसले आते हैं। तो हम उसको क्यों ना, अगर फॉर एग्जाम्पल चीज की ही बात करें, आपने जैसे कहा कि घर पे चीज घर पे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 1 किलो दूध लें, उसके अंदर 2 चम्मच आप जो है वो सिरका डालें, उसको थोड़ा सा आप फेंटे, तो आप देखेंगे कि आपका वो अलग हो जाएगा दूध। आप उसको स्टेन करें, वो आपकी चीज रेडी है। अच्छा ज़ैनब, अगर हम अपने व्यूवर्स को 2024 की हेल्दी डाइट बताना चाहें, तो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स कॉपी पेंसिल निकाल के उसको नोट भी कर लें। बिल्कुल, जरूर। सबसे पहली चीज तो फास्ट फूड को बाय बाय बोले, और आपको पता हो कि आप जो खा रहे हो वो क्या बाय 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 बाय। नेक्स्ट चीनी कट डाउन। चीनी कट डाउन। अच्छा, ये तो मैं भी कहता हूँ, और ये मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ। नो शुगर प्लीज। नंबर 3, आप अपनी डाइट में कम से कम 2 से 3 बाउल जो वेजिटेबल्स हैं वो जरूर रखें। मर जाए फिर खा खा के। नहीं, कच्ची सब्जियां खाएं। आपने ये देखा होगा, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। गाजर, मूली, चुकंदर, आप उसके अलावा मटर खा सकते हो। सलाद बना के उसका सलाद बना ले। नहीं, सलाद बनाने का टाइम तो वैसे काटे और खा ले। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि विटामिन ई यानी रेटिनॉल स्किन के लिए बहुत अच्छा है। रेटिनॉल सब लगा रहे हैं, इतना महंगा खरीद के लगा रहे हैं। रेटिनॉल पता है सबसे बेस्ट किस चीज में होता है? अगर आप गाजर को किसी फैट के साथ ले लो, आपकी बॉडी में रेटिनॉल सबसे अच्छा स्टोर हो जाता है। तो जी पहला पॉइंटर था जी कि नो जंक फूड, सेकंड नो शुगर, एंड थर्ड ईट वेजिटेबल्स। नंबर 4, आप जब अपना खाना डाल रहे हैं तो ये देख के डालें, नहीं पोर्शन नहीं, आप ये देख के डालें कि मैंने इतना ही खाना है। रीफिल्स जो है ना वो आपको खराब करते हैं। तो पोर्शंस भी तो कर सकते हैं ना, आप पोर्शन कर लें। एक प्लेट में जैसे राइस है फॉर एग्जांपल, राइस कर लें, अपना सलाद कर लें, उसके अलावा अपने एतदाल जब आप खाने में ले आओगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में भी लाइफस्टाइल में भी एतदाल एग्जैक्टली, आप ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी माएँ ऐसी आती हैं जो कहती हैं कि हम अपने बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन नहीं खेल पाते, मैं बहुत लेजी हूँ, मेरे से नहीं जाया जाता। बच्चे आजकल उससे ज्यादा लेजी हैं। रीजंस ज्यादा खा लिया, डाइट, या तो आपने ज्यादा खा लिया या आपने बहुत कम खाया। 2 तरह के लोग हैं हमारे पास, या कैलोरी बहुत सरप्लस या कैलोरी बहुत ज्यादा डेफिसिट। मैं आना रवि नहीं है। अगर आपने डाइट करनी है, वजन कम करने का मतलब भूखे मरना या फाके करना नहीं है। Exactly. और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाना का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन आप देसी घी खाओ।
हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि पूरे दिन में अगर आप 1 चम्मच देसी घी ले रहे हो तो यू आर गोइंग टू। बट हमारी देसी फैमिलीज और देसी जो हमारा कल्चर है वो तो कहता है कि आप देसी घी खाओ, आप लस्सी पियो, आप पराठे खाओ, आप ये चीज़ें खाओ तो आप सेट रहते हो, बस फास्ट फूड ना खाओ। अच्छा ठीक हो गया, आप पराठा भी खाएं, आप लस्सी भी पिएं, आप देसी घी भी खाएं, आप मक्खन भी खाएं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करें, वॉक करें, वर्कआउट करें। एग्जैक्टली। आपने कभी किसी को देखा है कि वो गांव में अभी भी पहले चाटी की लस्सी पूरा दिन चलती है, उसके बाद कच्ची लस्सी पूरा दिन चलती है और उनमें फैट 0 होता है ऑलमोस्ट। खेती बाड़ी करते हैं वो। वॉक हम लोग अगर सुबह पिए चाटी की लस्सी 2-3 ग्लास, उसके बाद कच्ची लस्सी पूरा दिन हमारी पिए, नींद नहीं नहीं खत्म वो तो पूरा दिन सोते रहेंगे हम लोग। सोते नींद आती रहेंगे। है, इतनी नींद आती है। लस्सी में 5th पॉइंट है, 4 हो गए थे। 5th पॉइंट आपका जो है वो ये है कि वो जो खाना आपने एक दफा डाल लिया है ना, चावल है फॉर एग्जाम्पल, जितने डाले हैं अपने आप माइंड को सेटल कर लो कि ये है, उसमें से 1 चम्मच वापस डाल दो। आहिस्ता आहिस्ता खुराक भी कम हो जाएगी, मैदा आपका पेट जो है वो आपकी Adjust हो बॉडी का जाएगा। एक्सेप्ट करना शुरू वाहिद कर देते हैं। वो आप कह लो कि ऑर्गन Organ है है। जिसको जितना मर्जी छोटा कर लो, और जितना जितना मर्जी बड़ा बड़ा कर कर लो। लो। एग्जैक्टली, दैट इज और टोटली जितना ऑनेस्ट। बैलेंस रखेंगे उतना वाह, वाह, हेल्दी वाह, लाइफ गुजारेंगे, उतने हम क्या फ्रेश बात है, दिखेंगे। 5 पॉइंटर्स है जनाब। बहुत शुक्रिया ज़ैनब, आपने आज सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और मेरे ख्याल से ये 5 पॉइंट्स हैं। हेल्दी ये लाइफस्टाइल है 2024 का में आपका गोल होना चाहिए भाई। तो यहाँ पर शामिल करेंगे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। लाल अबे पर वादे नाल वाह, न्यो लाल अबे पर वादे नाल उस दिन दुनी दे शाद ना दिन दुनी दे शाद नाल न्यू लाल अबे पर लन्यो लाले अबे परवा देना नदियों पार रांझण दा ठाणा नदियों पार क्या बात है। रांझण दा ठाणा की तको जरूरी जाना की तको जरूरी जाना मिन्नता करे मला देना मिन्नता करे मला देना लन्यों लाले अबे परवा देना लन्यों लाले अबे परवा देना वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग। क्या जरा बात नम हो तो है। ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, और हमारे मुल्क का यंग टैलेंट। सुनो पाकिस्तान की रिवायत है कि हम अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं और आपके सामने लेकर आते हैं ढूंढ ढूंढ के। तो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के ये बड़े होनहार तालिब इल्म आज हमारे सेट पर मौजूद हैं। जवाद बेला और ताहा रसूल गिटार पे उनका क्या साथ दे रहे हैं। बात है। अच्छा, आप दोनों स्टडीज करते हैं, पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में? मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। अच्छा, और ये जो आपको गाने का शौक पैदा हुआ, ये किस तरह से, यानी आपको लेगेसी? जी लेगेसी से और दादाजी को सुन सुन के
वाह वाह वाह। और बचपन से ही अच्छा, तो आपके जवाद आपके दादाजी कौन है ये तो ग्रैंडफादर बताएं। है। जो खामद अली फेला साहब। अच्छा, आप उनके पोते हैं? जी 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 हम हामिद अली बेला साहब जी, जी, होते हैं आप। क्या बात है। जब आप ये गाते हैं, आपके वालिद साहब गाते हैं? जी जी ठीक है, तो आप ये मतलब खानदानी तौर पर ये आप बिल्कुल। गा रहे हैं। जी तो जवाद जो अभी आपने पढ़ा है कलाम जी जी। और जो आपने गाया, इस बारे में बताएं हमारे व्यूवर्स को। असल में ये जो मेरे जो कलाम है, ये शाह हुसैन का लिखा हुआ कलाम। शाह हुसैन साहब का लिखा। ठीक है। और जो उनके जो बनाया हुआ वो मेरे दादाजी का कंपोज किया हुआ कलाम। अच्छा अच्छा जी, आपके दादाजी ने ये जी, जी, कंपोज किया। जी जी। Very तो nice। उन्होंने गाया भी। उन्होंने गाया बिल्कुल। और आपने कितने अरसे में ये पकाया है, सही सीखा है आपने? ये बचपन से ही, शुरू से ही अच्छा, स्टार्ट है। अच्छा, आपने फोक गुलकारी करते हुए फोक कैटेगरी में आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। जी जी, इस कलाम पे किया मैंने। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत का है। तो इसके अलावा भी कॉम्पिटिशन्स में आप हिस्सा लेते हैं? जी जी इंशाल्लाह। नहीं इससे पहले लिया आपने, पार्टिसिपेट किया और किसी इससे पहले competition में? मैंने लिया था पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो कोई उधर से भी- कोई पोजीशन जीते जी आप? जी, क्या जीते बताएं ना हमारे व्यूवर्स को यार, अपने जर्नी बताएं खोल डोल के भाई। हाँ, उधर से भी मैंने सेकंड पोजीशन ली थी। सेकंड पोजीशन सेकंड ली थी। पोजीशन, जबरदस्त। क्या बात है। तो आगे कित- क्या प्लान है आप? और उसके बाद मेरा फेवरेट सवाल। जी जी अजीम गया। राना पूछे कितनी देर रियाज करते हैं दिन में? जी। असल में ना वो सुबह उठते साली रियाज शुरू हो रहा था हमारा। आपकी आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रही, थोड़ा ऊंची बोलना पड़ेगा जी आपको। जी, रियाज तो हम सुबह उठते साल ही करते रहते। बिल्कुल। अच्छा, ये होता है, हम आप अपने ऐसा करिए, व्यूवर्स को आप बताएं। रिदम में अपने गाने में सुबह उठते हैं इस तरह बात कर ले, फिर आवाज आ जाएगी। जो एक्चुअली जो रियाजत लोग ज्यादा करते हैं ना, उनकी आवाज बड़ी सूदिंग हो जाती है और वो यूं ही धीमा धीमा बोलते हैं, जी। बड़ा कम बोलते हैं, गला बचाते हैं गले ताकि को गा जोर ज्यादा नहीं सके। देते, गले को जोर नहीं देते आप लोग, ये जो गाने वाले होते हैं। नहीं। चले फिर हम आपसे बात ही नहीं करते, हम आपसे सुनना नहीं, चाहते नहीं, हैं, क्योंकि हम वैसे भी चाहते हैं कि हम आपको ज्यादा सुने। हम जवाब कुछ बहुत और अच्छा गाते हो यार, माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा गाया है। तो अभी नेक्स्ट हमें क्या सुना रहे हो, इस बारे में बताएं। मैं फिर आपको दादाजी की काफी है माइंड में किन वखा दर्द वो छोड़। वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह। अच्छा, ये वाह। आपके दादाजी की जी, है? जी, जी, बहुत please, फेमस है ये। शुरू करें। शुरू किया जाए जी। प्लीज। माए नी मैं किनू अखा दर्द विछोरे दा हाल नी माए नी मैं किनू अखा दर्द विछोरे दा हाल नी माए
दर्द विछोरे दा हाल नी माए नी मैं किन्नू आखां कहे हुसैन। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर यकीन के साथ।